अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 252। जोरा जोरी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई परेशानी से सोच रही थी। कैनी पॉल ने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बोलने पर मजबूर क्यों किया? क्या सोनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आ गया है? लेकिन इतनी देर हो गई, कोई मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर आता तो मैं उसे महसूस कर लेती। मेरा दिमाग हसास है, मैं 3 मिनट तक सांस रोक लेती हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, बेशक मेरा दिमाग हसास है, कोई आएगा तो मुझे फौरन खबर हो जाएगी। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने अभी जो दवा दी है उससे खासा आराम है, बुखार कम हो गया है। मैं आंखें बंद करके सो जाऊंगी तो बुखार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने आंखें खोलकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से बाप की आवाज़ सुनाई दी, हेलो जूरी, कैसी हो बेटी? बुखार कम हो रहा है पापा, अभी मैं सोने जा रही थी। तुम्हें अब सुकून से नींद पूरी करनी चाहिए। तुम पर से बला टल गई है। सोनिया ने किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला है। मेरी बेटी महफूज है। तुम्हारी मामा बहुत खुश हैं, तुमसे बातें करना चाहती हैं, मगर तुम जानती हो इन हालात में सरकारी तौर पर सिर्फ मैं ही तुमसे बातें कर सकता हूँ। अच्छा बेटी, आराम करो, फिर बातें होंगी। वो रिसीवर रखकर फिर बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई। आंखों को बंद कर लिया। मैंने ख्याल खुआनी के जरिए उसे 1 मिनट के अंदर सुला दिया। फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगा। उसका बुखार कम हो चुका था। अगर वो नॉर्मल हो जाती और दिमागी तवानाई बहाल हो जाती तो फिर वो मेरे काबू में ना आती। मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर उसे मामूला बना लिया। जब उसका दिमाग पूरी तरह मेरे अमल की गिरफ्त में आ गया तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसके होंठ खुले। वो बोली, जोरा जूरी। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कर्नल जेकब वॉलबर्ग। तुम ट्रांसफार्मर मशीन के अमल से कब गुजरी थी? 4 माह पहले। सोनिया और अली तैमूर वगैरह ने तमाम ट्रांसफार्मर मशीनों को साल भर पहले तबाह कर दिया था। फिर 4 माह पहले तुम किस ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरी थी? मैं नहीं जानती। क्या सुपर मास्टर ने ऐसी कोई मशीन छुपा रखी है? मैं नहीं जानती। तुम सुपर मास्टर के मुतल्लिक नहीं जानती, अपने बाप के मुतल्लिक क्या जानती हो? मेरे पापा फौज के बासर कर्नल हैं। उन्होंने मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के लिए सिलेक्शन बोर्ड पर दबाव डाला और मैं टेलीपैथी सीख गई। मैंने कहा, अपने पापा के मुतल्लिक बताती रहो। मेरे पापा सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं। वो जानते हैं कि मेरी तरह और कितने लोगों को टेलीपैथी सिखाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया है। क्या ये बात तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताई? नहीं, वह मुल्की राजों के मामले में बहुत सख्त हैं। उन्होंने फौज और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली कोई अहम बात कभी मेरे सामने नहीं की। मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। सिर्फ मेरी खातिर वो ज़रा असूल से हट गई हैं। मैं ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचने की अहल नहीं थी। पापा ने दर पर्दा अपने असर और रसूख से मुझे ये इल्म सिखा दिया। सीखने के बाद मैंने पापा से कहा, मैं आपके चोर ख्यालात पढ़कर मामा को बताऊंगी। वह मुस्कुराकर बोले, बेटी, मैं कर्नल हूँ, योगा का माहिर हूँ, कोई मेरे अंदर नहीं आ सकेगा। तुम भी ये ख्याल दिल से निकाल दो। वो कर्नल जेकब वॉलबर्ग के मुतल्लिक बता रही थी। मैं तवज्जो से सुन रहा था। उसने कहा, एक दिन पापा बीमार पड़ गए। ये हम इंसानों की फितरत है कि हमारे सामने कोई बहुत ज़्यादा पुरस्कार बने तो उसके मुतल्लिक तहरीक पैदा होती रहती है। हम उसके अंदर की तमाम बातें मालूम कर लेना चाहती हैं। मैं भी चुपचाप पापा के चोर ख्यालात पढ़ने लगी। उनके सीने में बेशुमार मुल्की और फौजी राज छुपे हुए थे। मैंने पूछा, तुमने अपने पापा के दिमाग से दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के नाम और उनकी हिस्ट्री मालूम की? हाँ, उनके दिमाग में कोई 16 नाम थे। मुझे वो तमाम नाम याद नहीं है। मुझे सिर्फ 2 नाम इसलिए याद हैं कि उनमें से एक मेरा मंगेतर मिकी मैथ्यू है। अगरचे वो मुझे पसंद नहीं है, पापा का ख्याल है मैं उसे पसंद करने लगूंगी। दूसरा शख्स शिकागो साइंस लेबॉर्ट्री का प्रोफेसर वार्नर हेग है। मैं प्रोफेसर हेग के साथ लेबॉर्ट्री में काम कर चुकी हूँ। मैंने हुक्म दिया, तुम सेहतयाब होकर मिकी मैथ्यू से रब्ता कायम करोगी। मैं मिकी मैथ्यू से रब्ता करूंगी। फिर तुम साइंस का कोई पेचीदा मसला हल करने के लिए प्रोफेसर वार्नर हेग से रब्ता कायम करोगी। उसने वादा किया वह ऐसा करेगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मिलिट्री हॉस्पिटल से घर जाने की छुट्टी मिलती है? हर 3 माह के बाद 2 दिन की छुट्टी मिलती है। आइंदा कब छुट्टी मिलेगी? 3 माह पूरे हो चुके हैं। मैं 2 दिन के लिए मामा और पापा के पास जाने वाली थी कि बीमार पड़ गई। फिर सोनिया का खतरा सर पर मंडलाने लगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तुम घर जाने की इजाज़त हासिल करोगी, उसने वादा किया। मैंने हुक्म दिया, तुम्हारा दिमाग नॉर्मल हालत में भी मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा और तुम ये भूल जाओगी कि एम्बुलेंस में कैनी पॉल ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था। मैंने दूसरी तमाम अहम बातें उसके दिमाग में नक्श कर दी। फिर उसे तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया और अपने कॉटेज में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मुझे इस बात की खुशी थी कि जोरा जोरी के जरिए 2 टेलीपैथी जानने वाले मिकी मैथ्यू और प्रोफेसर वार्नर हेग तक पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपने घर जाएगी तो उसके जरिए एसाब कमज़ोर करने वाली दवा कर्नल वॉलबर्ग के हलक तक पहुंचाऊंगा। उसके दिमाग से तमाम टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते मालूम करूंगा। उसके अंदर छुपे हुए और बहुत से राज मालूम हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़ी दुश्वारियां पेश आने वाली थी, और वो ये कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले
हसास दिमाग के हामिल होंगे। उनके अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से मैंने जोरा जोरी और कैनी पॉल को ट्रैप कर लिया था। मैं सोचने लगा, वो टेलीपैथी जानने वाले जो हमारी और दुनिया वालों की नज़रों से छुपे हुए हैं, उनसे अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। वो उन हथियारों की तरह हैं जो स्टोर में खामोशी से रखे हुए हैं। जब ये हमारे सामने आएंगे तो मौत बन जाएंगे। शैतानों की खामोशी का यह मतलब नहीं होता कि वो इंसान बन गए हैं। सुपर ताकतों के पास जो भी हथियार होते हैं वो अमन और सलामती के लिए कभी नहीं होते। उन्हें टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके घेरने की ज़रूरत थी। हज़ारों मील दूर बैठकर सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए हर एक को ट्रैप नहीं किया जा सकता था। उनसे निपटने के लिए न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जाना ज़रूरी था। ऐसे वक्त मुझे अपना बेटा अली तैमूर याद आया। वो निहायत ही संजीदगी और जहानत से टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा सकता था। जहन में सवाल पैदा हुआ, मैं खुद क्यों नहीं जा सकता? मैं सिर्फ एक वजह से जाना नहीं चाहता था। मेरे पास अपना पैदाइशी चेहरा था। मैं मेकअप के बगैर आज़ादी से घूमता था और कोई मुझे फरहाद तस्लीम नहीं करता था। लेकिन यही चेहरा लेकर न्यूयॉर्क वगैरह जाऊंगा तो ब्रायन वुल्फ को देखकर दुश्मन होशियार हो जाएंगे। कदम कदम पर मेरी निगरानी होगी और मैं मेकअप में रहना नहीं चाहता था और प्लास्टिक सर्जरी से कोफ्त होती थी। मेरे दिमाग में सोच पैदा हुई, प्लास्टिक सर्जरी ना सही आर्जी मेकअप किया जा सकता है और जब जी चाहे मेकअप तब्दील किया जा सकता है। मैंने महसूस किया मेरे दिमाग में यह ज़बरदस्ती की सोच पैदा हो रही है। ऐसा महसूस करते ही सुरीली हंसी सुनाई दी। मैं एकदम से सीधा होकर बैठ गया। कई मामलात पर उलझते रहने के बायस मैं उन हसीन आंखों को भूल गया था जिन्होंने मुझे पास्कल का मामूल बनने से बचाया था, लेकिन बाद में खुद अपना मामूल बना लिया। खुदा जाने वो कौन थी, कहाँ से बला की तरह नाजिल हो गई थी और तनवीमी अमल के दौरान ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे दिमाग में नक्श कर दी थी। कैसे कैसे अहकामात का पाबंद बना लिया था मुझे याद नहीं, क्योंकि मामूल तनवीमी नींद पूरी करने के बाद अमल की तफसीलात को भूल जाता है। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या तुम वही हो? हाँ वही हूँ। अब मेरा नाम और पता ना पूछना। तुम्हें जोरा जोरी के जरिए खासी मालूमात हासिल हो गई हैं। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो औरत जाने कब से मेरे अंदर छुपी हुई थी, जोरा जोरी पर तनवीमी अमल करते देख रही थी और जितनी मालूमात मैंने हासिल की थी उन सब की वो हिस्सेदार बन गई थी। मैं पूरी तरह उसकी मुट्ठी में था। वह जब चाहती मेरा काम बिगाड़ सकती थी। गोया मैं गुलाम बन गया था। कोई काम आज़ादी और राजदारी से नहीं कर सकता था। मैं तन्हाई में सिर्फ जीना के साथ ना होता, वह तीसरी भी हमारे दरमियान होती और हमें पता ना चलता। मैं निहायत राजदारी से किसी दुश्मन की शहारत तक पहुंचने के लिए जाता तो वो मेरे अंदर मौजूद रहती। वो चाहती तो मैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता। अगर दुश्मनों से उसका सौदा और समझौता होता तो वो मेरे मंसूबों से उन्हें आगाह कर देती। वो मेरी ज़िंदगी में पहली औरत थी जिसने मुझे मजबूरियों और पाबंदियों में बुरी तरह जकड़ लिया था। ऐसी गुलामी और पाबंदियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने आज तक किसी मुसीबत को ज़्यादा देर खुद पर मुसल्लत नहीं रहने दिया, लेकिन मौजूदा मुसीबत से निजात हासिल करने का फौरी रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे वक्त सोनिया ही याद आती है। वही अपनी मक्कारियों से उस औरत को मेरे दिमाग से भगा सकती है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया के पास जाने का इरादा किया। उसकी रस भरी सोच ने कहा, कहाँ जाओगे? तुम्हारी वो निजात दहिंदा भी मुझे तुम्हारे दिमाग से नहीं निकाल सकेगी। मैंने परेशान होकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी चाहत कितने दिनों की है? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपनाए रखूंगी। मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, तुम जबरन अपना बना कर रखोगी। तुम मुझे सिर्फ पसंद ही नहीं करोगे बल्कि मेरे दीवाने हो जाओगे। मैंने अपने हुस्न को, अपने जिस्मो जान को तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। उसमें से एक तिनका भी खर्च नहीं किया है। तुम्हें अपने हुस्न और अपनी शख्सियत पर इतना भरोसा है तो मुझसे मिलो। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तुमसे बातें करने के दौरान तुम्हारे चोर ख्यालात भी पढ़ती जा रही हूँ। तुम सोच रहे हो मैं जैसे ही तुमसे मिलने आऊंगी तुम मेरा काम तमाम करके हमेशा के लिए मुझसे निजात हासिल कर लोगे। इतना कहकर वो फिर हंसने लगी। हंसते हंसते कहने लगी, तुम अपने दिमाग में मेरी सोच के लबो लहजे को सुन रहे हो? क्या एक बार भी तुम्हारे अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि मेरे दिमाग में पहुंचो? अगर जगह मिले तो मेरे अंदर जलजला पैदा कर दो। वह दुरुस्त कह रही थी। मेरे अंदर यह तहरीक पैदा नहीं हो रही थी। अभी उसके कहने के बावजूद उसके दिमाग में जाने को जी नहीं चाहता था। मैंने कहा, यह तुम्हारे तनवीमी अमल का असर है। मैं अपनी तमाम सलाहियतों को आजमाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। इसी तरह तो मुझे मोहब्बत से हाथ लगा सकोगे लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। मैंने तनवीमी अमल के जरिए खुद को महफूज कर लिया है। ऐसी बात है तो छुपती क्यों हो? सामने आओ। सामना करने के लिए तुम्हें न्यूयॉर्क आना होगा। मैं चाहती हूँ तुम अली तैमूर को यहाँ ना भेजो, खुद आओ। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? पता नहीं तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है। मैं वहां सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वालों को शिकार करने जाऊंगा। तुम अपनी तंजीम के लिए मुझे शिकार बना लोगी। यकीन कर सकते हो तो कर दो। मेरा ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं है। बचपन से मेरे बाप ने मेरी रहनुमाई की। मैं रियाजत करती रही। टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, योगा और इंसानी नफ्सियात को समझने के इल्म हासिल करती रही। इन मकासद के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। 20 बरस की उम्र में मुझे ख्याल ख्वानी आ गई। मेरे बाबा ने समझाया मैं खुद को दुनिया वालों पर जाहिर ना करूं, अपने नफ्स को मारती रहूं,
फरहाद, रसवंती और दूसरे तमाम टेलीपैथी जाने वालों को दूर ही दूर से स्टडी करती रहूं, ताकि मुझे हर एक के तरीक़ेकार का इल्म अच्छी तरह हो जाए और मैं कभी उनके ज़ेर असर ना हूँ। मैंने जवान होते ही जवानी के जज्बों को कुचल दिया। आज मैं 30 बरस की कमारी हूँ। मैं नफ्स को मारकर टेलीपैथी और हैप्नोटिज्म के लूम में उन तमाम तजुर्बात से गुजरती रही हूँ जिनसे तुम गुजरते रहे हो। मैं पिछले 10 बरस से किसी न किसी को अलाकार बनाकर तुम्हारे करीब रहती थी और तुम्हारे एक एक हथकंडे को और चालने चलने के अंदाज को सीखती रही हूँ। मैं सोनिया के करीब रहकर भी बहुत कुछ सीखती रही थी। मैंने अपने मरहूम बाबा की नसीहत पर अमल करके खूब फ़ायदे उठाए। टेलीपैथी जानने के गुरूर में खुद को किसी पर जाहिर नहीं किया। 10 बरस कुछ काम नहीं होते। मैं तजुर्बात की आग में पक कर कुंदन हो गई हूँ। मैंने पूछा, अब खुद को क्यों जाहिर कर रही हो? उसने मेरे अंदर एक गहरी सांस ली, फिर कहा, वो दिन मैं भुला नहीं सकती जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली थी। मैंने हर तरह से तस्दीक की, पता चला ये कोई ड्रामा नहीं है, तुम सचमुच अल्लाह को प्यारे हो गए हो। तब मेरे अंदर की औरत ने कहा कि मैं बेवा हो चुकी हूँ, ऐसी बेवा जिसने कभी सुहाग का जोड़ा नहीं पहना, कभी अपने मर्द की सेज पर तो क्या उसके साय में भी नहीं गई। अलूम हासिल करने और तजुर्बात की आग में कुंदन मरने के लिए अपने जज्बों को कुचलती रही, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी नादानिस्तगी में फरहाद पर मरती रही। अब वो फरहाद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी जवानी के कीमती लम्हात को कत्ल कर चुकी हूँ। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पिछले 10 बरस से मुझ पर नजर रखती आई हो और किसी न किसी अलाकार के जरिए मेरे करीब आती रही हो। क्या तुम किसी औरत को अलाकार बनाकर मेरी तन्हाई में आई हो? नहीं, मैं नफ्स को मार रही थी। ऐसा नहीं कर सकती थी। बाद में पछताने लगी। ऐसा ही हो जाता तो दिल को समझा लेती कि किसी तौर तुम्हारी कुर्बत हासिल हो गई। तुम्हें मेरी हयात नौ का इल्म कैसे हुआ? तुम्हारी मौत के बाद मैंने सोचा तुम्हारी फैमिली के काम आऊंगी। रसवंती को अगवा किया गया था। सुपर मास्टर उसे अपनी मुट्ठी में रखते हुए उस माँ के जरिए उसके दोनों बेटों पारस और अली तैमूर को कत्ल कराना चाहता था। मैंने 2 बार रसवंती के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की और नाकाम होती रही। तीसरी बार पहुंची तो उस पर तनवीमी अमल किया जा रहा था। वो बड़ी हद तक उसकी मामूला बन चुकी थी और तनवीमी नींद पूरी करने के बाद एक हिंदू औरत के रूप में बेदार होने वाली थी। मैं तनवीमी अमल के आखिर में मुदाखलत करती तो वह दिमागी मरीजा बन जाती। मैंने इंतजार किया। जब वो तनवीमी नींद सोने लगी तो मैंने उसके दिमाग में अपने तौर पर अमल किया। ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो पहले अमल के मुताबिक एक हिंदू औरत और सुपर मास्टर की वफादार बन गई और मेरे अमल के मुताबिक मुझे अपने दिमाग में जगह देने लगी। वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करती थी। जब वो अली तैमूर और आला बीबी के साथ शुमाली अमेरिका की सरहद पार करने लगी तो तुम उसे मिल गए। मैं हैरान रह गई। तुम्हारे अपनों की तरह मुझे भी यकीन नहीं आया कि तुम फिर से जिंदा हो गए हो, लेकिन रसवंती के अंदर बराबर रहते हुए यकीन होने लगा कि तुम वही हो जिसे मैं पाए बगैर खो चुकी थी। मेरा प्यार, मेरा जज्बा सच्चा था। तुम मेरे लिए दुनिया में वापस आए हो। वह चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, मेरी रुदाद बहुत तवील है। मैं इख्तिसार से काम लेते हुए सिर्फ वो बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें सुनकर शायद तुम मुझ पर एतमाद कर सको। मैं पिछले 18 घंटों से जीना के अंदर छुपी हुई थी। जब पास्कल ने उसके जरिए तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बनाया और तुम्हारे अंदर जलजले पैदा किए तो मैं पहली बार तुम्हारे अंदर पहुंच गई। वह तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर तुम्हारी हकीकत मालूम करना चाहता था। मैं तुम्हारी सोच के लहजे में उसे जवाब देने लगी कि मैं ब्रायन वुल्फ हूँ। बाबा साहब के इदारे से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया और अच्छी खासी तरबियत हासिल करने के बाद मैदान अमल में आया हूँ। मैंने कायल होकर कहा, वाकई तुम ना होती तो पास्कल मालूम कर लेता कि मैं फरहाद हूँ और आज तुम उसके मुती और फरमा बरदार होते। वह तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग पर छा जाता। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, लेकिन एहसान के बदले तुमने वही दुश्मनी की जो पास्कल करने वाला था। मैं दुश्मनी करती तो अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देती। क्या अभी तक मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? मुझ पर अमल करने का मकसद क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदगी के 30 बरस गुजार दिए। आइंदा तुम सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहोगे, किसी दूसरी औरत की तन्हाई में नहीं जाओगे। तुम मुझे जबरन वफादार बनाकर रखना चाहती हो। एक औरत जो अपना सब कुछ तुम पर लुटा देती है, उससे वफादार रहने में जबर कैसा? तुमने सोनिया जैसी मोहब्बत करने वाली अजीम औरत से वफा नहीं की, अपने बच्चों की माँ रसवंती से वफा नहीं की। जब तुम औरत को अपनी मलकियत बनाते हो, उसे अपने लिए रिजर्व रखते हो, तो खुद उस औरत के लिए रिजर्व क्यों नहीं रहते? क्या अपनी मोहब्बत करने वाली से वफादारी करते हुए मर्दानगी को ठेस पहुंचती है? तुम्हारी तमाम बातों का एक ही जवाब है, ना मैंने तुमसे मोहब्बत की है, न तन्हाई में वक्त गुजार कर वफादारी की कसम खाई है। फिर क्यों मुझे वफादार बनाकर रखना चाहती हो? इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी तन्हाई में आओगे। क्या तनवीमी अमल के सहारे मुझे मोहब्बत पर मजबूर करोगी? हरगिज़ नहीं। तुम मुझे देखकर खुद ही दीवाने हो जाओगे, मुझे अपनी तन्हाई में बुलाओगे। अगर मैंने ऐसा ना किया और तुमसे दामन बचा लिया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारी दुनिया से दूर चली जाऊंगी। क्या तुम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर जुबान दे रही हो? मैं खुदा से डरती हूँ, उसे हाजिर और नाजिर जानकर वादा करती हूँ। अगर तुम मेरे सामने आके मेरे साथ कुछ वक्त गुजार कर साबित कदम रहे, मुझसे मोहब्बत ना की
और मुझे अपनी तन्हाई में नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे दिमाग से अपना तनवीमी अमल ख़त्म कर दूंगी। मैंने खुश होकर कहा, तुमने मेरी हुस्न परस्ती और अय्याशी देखी है, मेरी कुव्वत इरादे और साबित कदमी नहीं देखी। मैं यकीनन ये बाजी जीतने के लिए न्यूयॉर्क आऊँगा। कैसे आओगे? ये जो तुम्हारी ख्वाबगाह में सो रही है, इसे कहाँ छोड़ोगे? मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाऊंगा। तो फिर मैं तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? अभी तुमने ज़ुबानी मुआहदा किया है। मुआहदा ये मालूम करने के लिए हुआ था कि तुम्हें तन्हाई में मेरी ज़रूरत होगी या नहीं। जब जीना तुम्हारे पास रहा करेगी तो तुम मेरे चैलेंज से महफूज रहोगे। सीधी सी बात है, भूखे होगे तो मेरे दस्तरख्वान पर आओगे। वो माकूल दलील पेश कर रही थी। मैंने बिस्तर के करीब आकर जीना को देखा, वो सो रही थी। नींद की हालत में और ज़्यादा हसीन और मासूम दिखाई दे रही थी। मैं अजीब मुश्किल में पड़ गया। वो इतनी बड़ी दुनिया में तनहा थी, उसका कोई नहीं था। उसके आगे पीछे दुश्मन ही दुश्मन थे। ऐसी तनहा और आफात में घिरी हुई लड़की को छोड़कर 7 समुंदर पार जाना ना तो मर्दानगी होती और ना ही इंसानी अमल होता। और अगर मैं उसके मसाइल हल करने और दुश्मनों से निजात दिलाने में लगा रहता तो वो ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे दिमाग में घुसी रहती और मैं उसे एक लम्हे के लिए भी नहीं रखना चाहता था। उससे निजात का एक ही रास्ता था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊं, उसे देखूं, उसके हुस्न और शबाब को नज़रअंदाज करूं, उसे तन्हाई में अपनी ज़रूरत ना बनाऊं तो अपने वादे के मुताबिक मेरा पीछा छोड़ देगी। और अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करेगी तो मेरी तन्हाई में आकर दूर जाने के काबिल नहीं रहेगी। उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत होगी कि वो ख्याल ख्वानी के लिए दूसरी सांस नहीं ले सकेगी। लेकिन ये बात की बातें थी। सवाल अभी का था, मुझे अभी क्या करना चाहिए। मेरे अंदर उसकी आवाज़ उभरी, हाँ यह अहम सवाल है, अच्छी तरह सोच लो। अभी तुम्हें जीना के पास रहना है और जब तुम मेरे पास आओगे तो मेरी गर्दन दबोच कर मुझे मार डालना। मैं उसकी बात पर चौंक गया। उसके खिलाफ सोचते हुए ये याद नहीं रहा था कि वो मेरे दिमाग में बैठी हुई मेरे चोर ख्यालात पढ़ रही है। वो बोली, फरहाद बड़े अफसोस की बात है, मैंने तुम्हें पास्कल की गुलामी से बचाया, तुम्हें अभी तक ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इन एहसानात के बदले तुम मेरी जान लेने की तदबीर सोच रहे हो। अफसोस सद अफसोस। मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें फरहाद अली तैमूर मानते हुए मुझे शर्म आ रही है। वाह, शर्म दिलाने का अंदाज खूब है। जबरन मेरे अंदर घुसी बैठी हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए या मुझे? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे बारहा आवाज़ दी, 2-4 गालियां भी दी ताकि भड़क कर बोल उठे, लेकिन वो गुस्से में सचमुच जा चुकी थी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। जीना के पास बिस्तर के सिरे पर बैठकर उसे देखा। उसके दिमाग को ज़्यादा देर तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। वक्फे वक्फे से उसकी ज़हनी हालत को समझते रहना ज़रूरी था। लेकिन मैं उस ख्याल ख्वानी करने वाली से मामला तय करने में उलझ गया था। बात कुछ नहीं बन रही थी और वक्त काफ़ी ज़ाया हो गया। मैं जीना के ख्वाबीदा दिमाग में पहुंच गया। वो गहरी नींद में थी। ख्वाब में देख रही थी कि वो मास्को के एक खुफिया रिकॉर्ड रूम में है। वो एक फ़ाइल को बंद करके एक दराज में रख रही है। मैंने उसके दिमाग में सवाल किया, ये किसकी फ़ाइल है? ख्वाब में उसके आसपास फौजी अफसरान खड़े हुए थे। एक अफसर उस फाइल वाले दराज को लॉक कर रहा था। वो मेरे सवाल पर ज़रा चौंक गई, फिर अफसरान से पूछा, अभी किसी ने फ़ाइल के मुतालिक पूछा है? एक अफसर ने कहा, हम में से किसी ने कुछ नहीं पूछा। शायद पास्कल उसे ख्वाब दिखा रहा था और ख्वाब में एक अहम फाइल को याद दिला रहा था। जीना ने वो भूली हुई फाइल ख्वाब में पढ़ी थी। मैं उसके दिमाग में उस वक्त पहुंचा था जब वो फाइल पढ़ चुकी थी और उसे दराज में रख चुकी थी। अब वो अहम फाइल क्या थी और किससे ताल्लुक़ रखती थी, ये मैं जीना से पूछकर ही मालूम कर सकता था। मैंने कहा, जीना मैं पूछ रहा हूँ। किसी ने कहा, वुल्फ तुम्हारा पीछा कर रहा है, यहाँ के राज मालूम करना चाहता है, उसे मुंह तोड़ जवाब दो, जवाब दो। उसने पट से आंखें खोल दी। उन आंखों से घूर कर मुझे देखा। मैं उस पर झुका तो उसने खिलाफ तवक्को एक उल्टा हाथ मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं झुकते झुकते सीधा हुआ, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहता था। उससे पहले ही वो खूंखार शेरनी की तरह उछल कर मुझ पर आई, दोनों हाथों से मेरा गला दबाना चाहती थी। मैंने उसे सर पर से उछालकर दूसरी तरफ फेंक दिया। फेंकते वक्त ख्याल रखा कि वह नरम बिस्तर पर ही गिरे और उसे चोट ना आए। मैंने बिस्तर के सिरे से उठकर उसे देखा। वह डबल बेड के हिस्से में चारों शाने चित पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। मैंने दिमाग में पहुंचकर देखा तो हैरान रह गया। वो सो रही थी। उसने ख्वाब पर मुझ पर हमला किया था और अब रिकॉर्ड रूम के अफसरों से कह रही थी। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, चलो। फिर वो अफसरों के आगे चलती हुई रिकॉर्ड रूम से बाहर जाने लगी। मैंने इस बार मुदाखलत नहीं की। ये समझ में आ गई कि वो हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के 2 मुख्तलिफ अमलों में जकड़ी हुई है। उसने सीक्रेट एजेंट जीना की हैसियत से ब्रायन वुल्फ पर हमला किया था। वो ब्रायन वुल्फ मैं ही था। ख्वाब और ख्याल ख्वानी की गिरफ्त से निकलकर मुझे देखती तो कभी हमला न करती, गले लग जाती। वो अफसरान के आगे चलती हुई एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर में आई, फिर एक आला अफसर के सामने मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गई। आला अफसर ने पूछा, क्या वो फाइल पढ़ ली? वो बोली, जी हाँ। उस फाइल में पूरी तफसील से लिखा हुआ है कि फरहाद तन्हाई में औरतों से किस तरह प्यार करता है, उसका अंदाज क्या होता है। मैं एक एक तफसील पढ़कर हैरान हो रही थी क्योंकि वुल्फ का भी बिल्कुल यही अंदाज है। आला अफसर ने कहा, अब से 10 बरस पहले हमारी 2 सुरागरसां लड़कियों ने मुख्तलिफ रूप में फरहाद से दोस्ती की थी। उसके साथ वक्त गुजारने की एक एक बात तफसील से डायरी में लिखती थी।
उन डायरियों से हमने फरहाद के रिकॉर्ड की फाइल तैयार की। तुम्हारा दिमाग भी पास्कल को जो तफसीलात बता रहे उसे भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगरचे हवस के अमल में तकरीबन सभी का मिला जुला अंदाज होता है, लेकिन हर मर्द के प्यार का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और तुम्हारे बयान के मुताबिक फरहाद और वुल्फ का अंदाज एक ही है। उनकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात एक दूसरे से मिलती है। दोनों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। एक अफसर ने कहा, सर ब्रायन वुल्फ बाबा साहब के दायरे में 25 बरस से ट्रेनिंग हासिल करता रहे। 25 बरस में कोई भी फरहाद की नकल करते करते हूबहू फरहाद बन सकता है। बेशक बन सकता है, लेकिन अंदर की ऐसी बातें जो सिर्फ औरत जानती है वो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। सोनिया रसवंती और आला बीबी वगैरह बाजारी औरतें नहीं हैं, उन्होंने अंदर की बात कभी नहीं बताई। इसलिए बाबा साहब के दायरे में फरहाद का रिकॉर्ड नहीं है। सुपर मास्टर के पास हो सकता है, उसने भी हमारी तरह लड़कियां भेजकर तन्हाई के मामलात का रिकॉर्ड रखा है। वुल्फ को इदारे में हर पहलू से फरहाद बनाया गया होगा। मेरे ख्याल में वहां से ट्रेनिंग हासिल करने के दौरान उसके ताल्लुकात सोनिया, आला बीबी या पोमी से हो गए हों। उनमें से कोई एक औरत भी उसकी तन्हाई में आई होगी, जरूर आई होगी। तब यह जाहिर के साथ बातिन में भी मुकम्मल फरहाद बन गए। सर कभी कभी शुबा होता है कि फरहाद की मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा है हमेशा की तरह। उसकी मौत का ड्रामा खेला गया है। आला अफसर ने कहा, मैं फरहाद की आखिरी रस्मात के वक्त वहां मौजूद था। यह शुबा हो सकता था कि फरहाद की डमी को दफन किया गया हो, लेकिन चंद अहम बातों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। सबसे अहम बात यह कि शेख अल फारस गुलाम अल बरकी कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी धोखा नहीं देते थे। उन्होंने फरहाद की मौत की तस्दीक की। दूसरी ये कि उसके मरते ही हमें जोजो को अगवा करने का मौका मिला। सुपर मास्टर रसवंती को उड़ा ले गया। सोनिया पहली बार फौरन एक्शन में नहीं आई। पारस और अली तैमूर भी बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बाबा साहब के दायरे में और फरहाद की फैमिली में जो खलबली मच गई थी और जिस तरह वो सदमात से निढाल थे, उससे फरहाद की मौत का यकीन हो चुका था। अगर ये मान लिया जाए कि हम धोखा खा रहे हैं और फरहाद जिंदा है, तो वो कहाँ है? क्या वुल्फ को तुम फरहाद कहोगे? सर वुल्फ की एक हरकत से यही शुबा होता है। अगर वुल्फ ही फरहाद होता तो जीना से पहला धोखा खाते ही होशियार हो जाता। जीना ने उसकी 4 माइक्रो फिल्में गायब कर दी। उसे पास्कल का गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन हालात में फरहाद अगर जीना का दीवाना होता तब भी आर्जी तौर पर उसे खुद से दूर कर देता। उसे दोबारा नॉर्मल हालत में हासिल करने के लिए उसका इलाज कराता। उसके मनफी अमल से निजात हासिल करने के लिए उसका ब्रेन वॉश कर देता। लेकिन वुल्फ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस की हुकूमत बाबा साहब के दायरे के सरबराह फरहाद की हर बात को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेती थी। वुल्फ अभी उनके लिए काबिल एतमाद नहीं है। अगर वो जीना का ब्रेन वॉश करने का कहेगा तो वहां के फौजी अफसरान तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीना से इसकी हकीकत उगलवाना चाहती हैं। अगर वुल्फ ने ब्रेन वॉश कराया तो उसके दिमाग से सब कुछ मिट जाएगा। फौजी अफसरान उससे कुछ नहीं उगलवा सकेंगे। जीना ने अपनी कुर्सी की पुश्ते से टेक लगाकर कहा, वो फरहाद की तरह है, मगर फरहाद नहीं है। अगर होता तो फौजी उसकी इजाज़त के बगैर मुझे उसके कॉटेज से गिरफ्तार करके ना ले जाते, और अभी मैं उसी के कॉटेज में छुपी हुई हूँ। मुझे तलाश करने वाले फौजी किसी वक्त भी आकर मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे। वुल्फ मेरे लिए उनसे लड़ सकता है, लेकिन फरहाद की तरह फौजियों को हुक्म देकर मेरी गिरफ्तारी से उन्हें बाज नहीं रख सकता। आला अफसर ने रिस्ट वॉच देखकर कहा, जीना हमारे दिमागी राब्ते का वक्त खत्म हो रहा है। मैं रुखसत होने से पहले मशवरा देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उस कॉटेज से फरार हो जाओ। दोबारा फौजियों के हाथ ना आओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिमाग को बिजली के झटके पहुंचाए जाएं। उसकी बात खत्म होते ही जीना के दिमाग से ख्वाब का मंजर गुम हो गया। शायद उस आला अफसर के कहने के मुताबिक दिमागी राब्ते का वक्त खत्म हो चुका था। बड़ी हैरानी की बात थी, टेलीपैथी के बगैर जीना से दूसरे अफसरान का राब्ता कैसे कायम हो रहा था? क्या पास्कल इधर जीना को ख्वाब के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस का दफ्तर और वहां के अफसरान को दिखा रहा था? जीना की बातें अफसरान तक और अफसरान की बातें जीना तक पहुंचा रहा था, और उन सबको मिलाकर ख्वाब का तसलसल कायम रखे हुए था। शायद यही बात थी। इस तरह वो जीना के दिमाग में खुफिया फाइल की तहरीर और अफसरान के चेहरे याद दिला रहा था। अब यह सिलसिला खत्म हो रहा था। वो ख्वाब नहीं देख रही थी, और ख्वाब में खुद को देखने वाली खतरनाक चालबाज सीक्रेट एजेंट नहीं थी। अब सहरज़दा रहने वाली एक मासूम और मजलूम लड़की थी और बड़ी मीठी नींद सो रही थी। पास्कल ने उसे ख्वाब में जो कुछ दिखाया उसका तोड़ मेरे पास था। मैं उसे दिमागी झटके पहुंचाकर ख्वाब को मिटा सकता था और उसे भूली बिसरी बातें याद दिलाने के अमल को जारी रख सकता था, लेकिन यह जीना पर जुल्म होता। बेचारी दिन रात दिमागी चक्करों में उलझी रहती थी। नींद के दौरान उसे पुरसुकून रहने का मौका देना चाहिए था। रात का 1 बजा था। मैंने सोचा मुझे भी नींद पूरी करनी चाहिए। सुबह उठकर पास्कल के अमल का तोड़ करूंगा। मैंने उसके बेडरूम से निकलकर दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह देखा। वो सब अंदर से बंद थे। मैंने दूसरे कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया ताकि पास्कल जीना को आलयकार बनाकर मुझ पर हमला न करे। फिर मैं बिस्तर पर आकर आराम से लेट गया। दिमाग को हदायत दी, फिर नींद में गुम होता चला गया। अब जो कुछ पेश आने वाला था उसे बयान करने से पहले एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। शेख अल फारस मरहूम एक सच्चे दीनदार बुजुर्ग थे। उन्होंने दुश्मनों से भी कभी झूठ नहीं कहा।
मेरी मौत की तस्दीक करने से पहले उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि फरहाद अली तैमूर अपनी तमाम खूबियों और ख़राबियों समेत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे जो नई ज़िंदगी मिलेगी वो सिर्फ इबादत खुदाबंदी और खिदमत खल्क के लिए होगी। मेरी पिछली शख्सियत के साथ मेरा नाम भी मर जाएगा। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझसे मेरे खून के रिश्ते भी मिलेंगे तो वो मुझे पहचान नहीं सकेंगे और मैं अपनी पहचान कभी नहीं कराऊंगा। इससे साफ जाहिर था कि फरहाद की मौत हो चुकी है और एक नया दीनदार शख्स किसी शनाख्त के बगैर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाला है। झूठ उन्होंने नहीं कहा था, धोखा उनसे नहीं हुआ था, बल्कि मैंने धोखा दिया। मरहूम के एतमाद को मैंने ठेस पहुंचाई। आज या कल दुनिया वालों को मालूम होगा कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है तो लोग एक अजीम बुजुर्ग हस्ती को झूठा समझेंगे। सारी दुनिया को ये नहीं समझाया जा सकता कि वो सच्चे थे। मैं अपनी फितरत में हुस्न परस्त था, दीन से फिरकर दुनिया की तरफ लौट आया था। मैंने ज़िंदगी में कुछ नेकियां की, कुछ गुनाह किए, लेकिन एक सच्चे आलम दीन की शख्सियत पर धब्बा लगाकर जो बदतरीन गुनाह किया उसके लिए खुदा मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। फिर भी मैं इस एतमाद से मुआफ़ी मांगता रहूँगा कि वो गफूरुर रहीम है, गुनाहगारों को ही मुआफ़ करता है। मैंने दिमाग को हदायत दी थी कि सुबह 6 बजे आँख खुल जाए। शदीद सर्दी का मौसम था, सुबह 6 बजे भी अंधेरा रहता था, लेकिन मेरी हदायत के खिलाफ कोई 3:30 बजे आँख खुल गई। मेरी हुस्न परस्ती मुझे दीन से दुनिया की तरफ लाई थी और ये मेरे लिए अजाब बनती जा रही थी। मैंने आँख खुलते ही हुस्न शबाब की एक मूरत देखी। वो मेरी निगाहों के सामने मुस्कुरा रही थी, बहुत ही धीमे रक्स के अंदाज में थी, कभी इधर होती कभी उधर हो जाती, यूं हर जाविये से अपना जलवा दिखा रही थी। मैं उसे देख देख कर अपने आप को भूलता जा रहा था। पता नहीं वो ऐसी ही बेमिसाल हुस्न शबाब की मलका थी या मेरी नींद में भीगी हुई आंखों के बायस हुस्न का शाहकार लग रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। दिमाग समझा रहा था कि देखने के लिए सब कुछ हो, नज़ारा भरपूर हो तो कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता, लिहाजा लब न खोलूं, सिर्फ आंखें खुली रखूं। इस खामोशी में गुनगुनाती हुई तन्हाई कह रही थी, जलवा दिखाएगी वो, नज़ारा लूटोगे तुम। फिर वो बोली, तुम झूठे और बेईमान हो। तुमने एक ईमान वाले बुजुर्ग की सच्चाई को धब्बा लगाया है और ये धब्बा हमारी खातिर लगाया है। हम औरतों की जवानी तुम्हें ललचाती है, हमारा हुस्न तुम्हें मोमिन से काफिर बनाता है, फिर तो हम औरतें बुरी हैं। तुम शेख अल-फारस मरहूम के एतमाद को ठेस पहुंचाकर भी मासूम हो। तुम जैसे कमज़ोर दिमाग, कमज़ोर इखलाक और कमज़ोर इरादे वाले बुजुर्गान दीन के सीधे रास्तों को छोड़कर हमारी तरफ फिसल पड़ते हैं तो फिर आओ फिसलते रहो। अगर कोई हमें इल्ज़ाम देता है तो हम अपनी सफाई में कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं, मगर इल्ज़ाम दुरुस्त हो तो जवाब बन नहीं पड़ता। गुनाह हम करते हैं और इल्ज़ाम औरतों को देते हैं कि वो बहकाती है। ठीक है, वो बहकाने को गुनाह करती है, उसका गुनाह उसके सर। हमें तो अपने गुनाहों का हिसाब करना चाहिए। हमारी सज़ा हमें मिलेगी, हसीन औरतों को नहीं मिलेगी। वो निहायत दीदा ज़ेब लिबास पहने हुए थी। लिबास उसके बदन के नशेबो फराज पर ऐसे उतरता चढ़ता गया था जैसे इसी बदन पर रखकर तराशा गया हो। वो मेरी तरफ आती हुई और बदन के जाविये बदलती हुई करीब पहुंच गई। फिर बोली, तुमने मुझे दूर से देखा, अब करीब से देखो। वो मुझ पर झुक गई। उसका चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आ गया। चेहरा क्या था, खिलता हुआ गुलाब था, सुबह की पहली किरण की तरह। आंख खोलने वाला ताज़ा नौबहार चेहरा जिसमें कोई हल्का सा दाग धब्बा या बराए नाम नुक्स भी नहीं था। जब कोई हजारों साल तक अपनी आंखों की बेनूरी पर होता है तब कहीं ऐसे नूर पुर नूर चेहरे की दीद से आंखें रोशन होती हैं। वो धीमी सरगोशी में बोली, ये मैं हूं, बताओ कैसी हूं। बड़ी देर बाद मेरे लब हिले। मैंने कहा, तौबा को तोड़ने वाला हुस्न और अज़ाइम को तोड़ने फोड़ने वाली जवानी है। उसने कहा, मैं इखलाकी कमज़ोरी हूँ, मुझे ठुकरा दो। मैंने कहा, मुझे ज़िंदगी ने ठुकरा दिया था, मौत के अंधेरे में धकेल दिया था। मैं तुम्हारे लिए लौट आया हूँ, तुम्हें ठुकरा नहीं सकता। वो मुझ पर झुकी हुई थी, फिर सीधी खड़ी हो गई, सीना तान कर बोली, मगर मैं तुम्हारी ठोकरों में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें अपने कदमों से नहीं धड़कनों से लगाए रखूंगा। तुम हर जाई हो, अभी मुझ पर मंडलाओगे, फिर किसी और फूल की तरफ उड़ जाओगे। वो जाने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊँगा तो फिर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो दरवाजे के पास रुक गई। उसने वहां से पलट कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, जल्दी क्या है, आराम से आंखें बंद करो और अपने जज्बाती फैसले पर नज़रसानी करो। जब तुम दिल से यकीन कर लो कि मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं वफादारी भी करोगे तो मेरे पास चले आना। वो पलट कर चली गई। मैंने उसे हासिल करने का आखिरी फैसला करने के लिए आंखें बंद कर लीं। मैं इस मामले पर गौर करना चाहता था लेकिन मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में डूब गया। मैंने दिमाग को हदायत दी थी कि सुबह 6 बजे आंख खुल जाए। जब मेरी आंख खुली तो ठीक 6 बजे थे। इससे पहले शायद नींद उचाट हुई थी या मैंने ख्वाब में उस हसीना को देखा था। आंख खुलने पर वो ख्वाब ही लग रहा था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दरवाजे पर नज़र पड़ी तो हैरान रह गया। मैंने उसे अंदर से बंद किया था ताकि जीना दुश्मन के आलाकार बनकर मुझ पर हमला करने ना आए, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिस्तर से उतरकर तेज़ी से चलता हुआ बेडरूम के बाहर आया।
उसी वक्त पूरे कॉटेज में तारीकी छा गई। सुबह के 6 बजे थे, मगर सर्दी गजब की थी। इतनी धुंध छाई हुई थी कि दिन की हल्की सी रोशनी भी कॉटेज में नहीं पहुंच रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कौन है? मैंने सवाल करते ही पोजीशन बदल दी थी ताकि मेरी आवाज़ के सिमत होने वाला हमला नाकाम हो जाए। मेरा ख्याल था कि किसी ने मेन स्विच ऑफ किया है। मैं मोहतात अंदाज में दबे कदमों चलता हुआ कॉटेज के बैरूनी दरवाजे के पास आया। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी अंदर से कोई बाहर गया था या बाहर से कोई अंदर आया था, कुछ भी हो। मैं खुले हुए कॉटेज में महफूज नहीं था। मैं थोड़ी देर तक दीवार से लगा तारीकी में खड़ा रहा, फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। अगर कोई कॉटेज के अंदर छुपा होगा तो बाहर नहीं जा सकेगा। यूं सोचा जाए तो घर का भेदी लंका ढाता है, और घर में एक जीना ही थी, वही अंदर से बंद होने वाले दरवाजों को खोल सकती थी। मैं फर्श पर बैठ गया, चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ जीना के बेडरूम की तरफ जाने लगा। मैंने अब तक की तमाम उम्र कभी उजाले में और कभी अंधेरे में जिद्दोजहद करते हुए गुजारी है। अगर कोई तारीकी में आहिस्तगी से सांसें ले रहा हो तो वो सांसें भी मुझे चौंका देती हैं। मैं तजुर्बात के मुताबिक समझ रहा था कि मेरे आसपास कोई छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मैं मोहतात अंदाज में रेंगता हुआ जीना के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दीवार की आड़ में रहकर आवाज़ दी, जीना। उसकी आवाज़ बिस्तर पर से आई, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास ना आना। मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। तुमने मेरे दिमाग में झांक कर मेरी असलियत देखी है। मैं मॉस्को के खुफिया रिकॉर्ड रूम में अफसरों से बातें कर रही थी। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं फौलादी पहरों से गुजरकर पेचीदा तालों को तोड़कर बड़े बड़े ममालिक के अहम राज चुरा लिया करती हूँ, और अब तुम्हारे अंदर छुपे हुए फरहाद को निकालकर सारी दुनिया में तहलका मचाने वाली हूँ। मैंने पूछा, तुम गहरी नींद में ख्वाब देख रही थी? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे दिमाग में झांक रहा था? ये बात मुझे एक औरत ने बताई है। किस औरत ने? वही जो तुम्हारे दिमाग में रहती है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं साया हूँ। मैंने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, हाँ, वो मेरे साथ साए की तरह लगी रहती है। मुझे बताओ, वो तुमसे और क्या कह रही थी? तारीकी में उसकी आवाज़ फिर उभरी। वो जो तुम्हारा साया है वो मुझसे कह रही थी कि वो मुझ जैसी सीक्रेट एजेंट को नाकाम बना देगी, तुम्हारे अंदर से छुपे हुए फरहाद को बाहर निकालने नहीं देगी। दरअसल ब्रायन वुल्फ एक खौल है, एक कब्र है जिसके अंदर फरहाद हमेशा दफन रहेगा। अगर वो कब्र से निकलकर दुनिया वालों पर जाहिर होगा तो एक मोतबर आलम दीन की सच्चाई पर हरफ आएगा। वो मेरे जरिए तुम्हें जाहिर नहीं होने देगी। मैंने पूछा, वो तुम्हें कैसे रोकेगी? उसने रोक दिया है, मुझे तुमसे बहुत दूर कर दिया है। अभी जब तुम सो रहे थे तो वो मुझे नींद की हालत में चलाती हुई कॉटेज के बाहर ले गई। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी मुझे कहाँ ले गई मैं नहीं जानती। अभी मैं गहरी तारीकी में हूँ। मैंने कमरे में कदम रखा और बिस्तर की जाने बढ़ते हुए कहा, नहीं जीना, ये तुम नींद में कह रही हो। तुम मुझसे दूर नहीं हो, यहाँ बिस्तर पर मौजूद हो। वो अंधेरे में चीख कर बोली, जीना मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास किसी ऐसे वजूद को नहीं रहने दूंगी, किसी ऐसे शातिर को नहीं आने दूंगी जो तुम्हें बेनकाब करके शेख अल फारस मरहूम की सच्चाई को झूठ में बदलना चाहेगा। यकबारगी बिजली वापस आ गई, कमरा रोशन हो गया। मैं हैरानी से बिस्तर पर उसे देखता ही रह गया। वो दरअसल वो नहीं थी, बल्कि वो थी। अब मैं क्या बताऊं कि उस वो का क्या नाम था। जब किसी का नाम नहीं जानते तो उसे वो या ये कहती हैं, और मैं उस औरत का नाम नहीं जानता था जो मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर बैठ गई थी और मेरे अंदर इनकलाब लाने की तदबीर पर अमल कर रही थी। जो काम शेख अल फारस मरहूम मोहब्बत और नसीहत से ना कर सके थे, उसे वह जबर से कर रही थी। एक पते की बात है, मोहब्बत और नसीहत से किसी की आदत को बदला जा सकता है, मगर फितरत को कभी बदला नहीं जा सकता। किसी सरकश और फौलादियाज़म रखने वाले को जंजीरें पहनाकर गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसे कोड़े मारो, उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसका खून निचोड़ लो, उसके अंदर से सारी तवानाइयां निकाल लो, तब भी वो दम तोड़ते हुए गुलामी से इनकार करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में गुलामी नहीं लिखी गई। इसलिए फितरत को किसी तौर बदला नहीं जा सकता। कातिबे तकदीर ने मेरी फितरत में गुलामी नहीं लिखी है। फिर वो औरत मुझे अपना महकूम कैसे बना सकती थी? माना कि उसके इरादे नेक थे, मगर किसी को गुलाम और महकूम बनाकर नेकी नहीं की जा सकती। ये नेकी ऐसी नमाज की तरह है जिसे डाकू और स्मगलर पढ़ते हैं और कहते हैं चोरी हमारा पेशा और नमाज हमारा फ़र्ज है। गलत तर्ज अमल से सब कुछ हो सकता है, लेकिन नमाज और नेकी नहीं हो सकती। और वो मेरे सामने बिस्तर पर काफिराना अंदाज में पड़ी हुई थी, और सचमुच पड़ी हुई चीज़ थी। मैं जिधर से चाहता उधर से उठा लेता। वो ना कहने वाली नहीं थी। अपनी दानिश्त में नेक इरादे से आई थी, जबकि नेकी बेडरूम से कभी शुरू नहीं होती। मैंने नींद के दौरान आंख खुलने पर जिस हसीना को देखा था, ये वही थी। वही दीदा ज़ेब लिबास पहने हुए बेहिस्सो हरकत लेटी हुई थी, और उसके लम्हों पर कोई बात न थी। इन हालात में औरत जुबान से कुछ नहीं कहती, फिर भी सब कुछ समझा देती है। मैं जज्बात के धारे में बह गया। जब संभला तो गुस्सा दिखाने के अंदाज में पूछा, जीना कहाँ है?
वो जहाँ से आई थी वहीं चली गई। कहाँ चली गई है? वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। हाँ, वो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाती, इसलिए मैंने उसे रवाना कर दिया। जब तुम सो रहे थे तब पास्कल उसके दिमाग में आया था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अगर जीना की जिंदगी चाहते हो तो उसे वापस ले जाओ, वरना ये सुबह से पहले फौजियों के अंडरग्राउंड कैद खाने में पहुंचा दी जाएगी। वुल्फ इसे रिहाई नहीं दिला सकेगा। सोनिया और बाबा साहब के दारे वाले उसे जीना के इश्क में बगावत नहीं करने देंगे। मेरी बात सुनकर जानते हो पास्कल ने क्या जवाब दिया? तुम कहना चाहती हो वो जवाब में यहाँ कर जीना को ले गया? नहीं, उसने हंसते हुए कहा। मास्कमैन यही चाहता है कि वुल्फ ज्यादा से ज्यादा जीना का दीवाना हो जाए, उसके इश्क में बगावत करे, बाबा साहब के दारे के असर से निकले और जीना के साथ हमारे पास चला आए। मैं इतना नादान नहीं हूं। इश्क में दानाई नहीं रहती, यही सोचकर मैंने यहाँ के आला फौजी अफसर को बताया कि जहां उनके जासूस सोच भी नहीं सकते वहां जीना छुपी हुई है। अगर अभी आ जाएं तो उस सीक्रेट एजेंट हसीना को गिरफ्तार कर सकती हैं, लिहाजा वो अपनी गाड़ियों में आए। मैं जीना को नींद में चलाती हुई कॉटेज के बाहर ले गई, फिर उसे फौजियों के हवाले कर दिया। मैंने शदीद गुस्से के आलम में उसे कॉटेज से निकाल दिया, मगर अफसोस अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज की। रसवंती के पास पहुंच गया। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बाबा साहब के दारे में बड़ी कामयाबी से इलाज हो रहा था। वो नॉर्मल हो गई थी। उसे माजी की तमाम बातें याद आ गई थीं। उसे मेरी आमद की खबर नहीं थी, क्योंकि दिमाग अभी कमज़ोर था। ना वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकती थी, ना ही ख्याल ख्वानी के काबिल थी। मैं मायूस होकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैंने सोचा था रसवंती को इस साहरा के मुतल्लिक बताऊंगा, फिर कहूंगा कि वो मुझ पर तनवीमी अमल करके मेरे दिमाग को इस तरह लॉक कर दे कि इस साहरा को मेरे अंदर आने का रास्ता ना मिले। अफसोस, रसवंती मुझे उससे निजात नहीं दिला सकती थी। हमारी टीम में और कोई टेलीपैथी जाने वाला और तनवीमी अमल करने वाला नहीं था। वैसे मैं कई तनवीमी अमल करने वालों को अच्छी तरह जानता था, उनकी खिदमात हासिल कर सकता था, लेकिन वो मुझे मामूल बनाने के बाद उस साहरा की तरह अपना महकूम भी बना सकते थे। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। उसने कहा, शाबाश फरहाद, तुमने जीना को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले करके साबित कर दिया है कि तुम हुसन परस्त हो मगर दीवाने नहीं हो। मैंने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? जीना को मैंने नहीं, उस साहिरा ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया है। उस औरत ने मेरे दिमाग को बुरी तरह जकड़ लिया है। मैं उसका महकूम और गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो। उसने पूछा, क्या अभी वो तुम्हारे दिमाग में नहीं है? नहीं है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? भाई मैं टॉयलेट में हूँ। फिर तो यकीन किया जा सकता है, लेकिन अब वो तुम्हारे दिमाग में आने वाली होगी, और जब आएगी तो तुम्हारे चोर ख्यालात उसे बता देंगे कि तुम आइंदा टॉयलेट जाने के बहाने किसी से खुद पर तनवीमी अमल करा सकते हो। हाँ, मैं उसे चोर ख्यालात पढ़ने से रोक नहीं सकूंगा। वो कब आती है और कब जाती है मुझे महसूस नहीं होता। ये बताओ, उससे अब तक क्या नुकसान पहुंचा है? सबसे बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त तो नुकसान यही है कि वो मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुकी है। ये तो हो चुका है, कोई दूसरा नुकसान बताओ। और कोई नुकसान नहीं है। वो खुद को बेहतरीन दोस्त साबित करने की कोशिश कर रही है। दोस्ती का सबूत कैसे दे रही है? उसने पास्कल के तनवीमी अमल से मुझे बचाया है, वरना आज मैं पास्कल और मास्कमैन का महकूम होता। सोनिया ने कहा, उसने सिर्फ दोस्ती का सबूत नहीं दिया बल्कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने उसे पूछा कि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो क्या चाहती है? वो जब मुझसे मुखातिब होती है तो मैं सवालात करना भूल जाता हूँ। वो पिछले 6 घंटे से मेरे साथ थी। मैं उसकी पिटाई करना चाहता था, ना कर सका। उसे पकड़कर बहुत कुछ मालूम करना चाहता था, मगर वो कब यहाँ से गई मुझे खबर ना हुई। अच्छा, तो तुम्हारे साथ 6 घंटे तक थी। इसका मतलब है वो हसीन है और दिल नशीन है। वो तुमसे क्या चाहती है उसकी 6 घंटे की रफाकत से मालूम हो गया। तुम नहीं समझी वो क्या चाहती है, तुम समझा दो। वो कहती अपने सिवा किसी दूसरी औरत को मेरी तन्हाइयों में नहीं आने देगी, इसलिए उसने जीना को मुझसे दूर कर दिया है। उसका दावा है वो मेरी हुस्न परस्ती और हवस परस्ती को ख़त्म कर देगी। ये तो बेचारे शेख अल फारिस मरहूम भी ना कर सके। मुझे ताने ना दो, उसकी बातों से पता चलता है वो शेख अल फारिस मरहूम की अकीदतमंद है। उसका यह अज़म है कि मुझे फरहाद की हैसियत से जाहिर नहीं होने देगी। मरहूम ने मेरी मौत की तस्दीक की थी। इस सदाकत पर हरफ नहीं आना चाहिए। जीना जैसी दुश्मन की आलाकार मेरी रफाकत की तफसीलात बयान करेगी तो मैं उसी तरह फरहाद तस्लीम किया जाऊंगा, जिस तरह तुमने मेरी मखसूस बू से मुझे पहचान कर तस्लीम किया था। सोनिया ने कहा, जो औरत तुम्हारे दिमाग पर हावी है वो ज़हीन और मामला फ़हम है। उसकी बातों और हरकतों से दोस्ती का यकीन होता है। क्या दिमाग पर जबरन कब्जा जमाना दोस्ती है? तुम एक आलम दीन के बयान को झुटलाकर कौन सी दोस्ती, मोहब्बत और अकीदत का सबूत दे रहे हो? मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना करो, दिमाग से निकाल सकते हो तो निकाल दो। तुम इस सिलसिले में ताउन नहीं करोगी। ये मामला हमारे एक अजीम दीनी रहनुमा के बयान की सच्चाई का है। जब उन्होंने कह दिया था कि तुम मर चुके हो, तुम्हारे साथ तमाम बुराइयां और सुपर ताकतों से जारी रहने वाली तमाम अदावतें मर चुकी हैं, तो उन सबको मर ही जाना चाहिए। तुम्हें एक दीनदार और इबादत गुजार की हैसियत से बाकी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए था। जब तुम्हारा नाम फरहाद ना होता, तुम्हारा अमल फरहाद जैसा ना होता, तो शेख अल फारिस मरहूम का बयान दुरुस्त हो जाता। लेकिन तुम नई ज़िंदगी हासिल करने के बाद एक बुजुर्ग के बयान की नफ़ी कर रहे हो।
एक दिन अपनी हरकतों के बाइस फरहाद तस्लीम किए जाओगे। रसवंती बीवी की हैसियत से तुम्हें अपना पाबंद नहीं बना सकती। मैं अपनी सारी मोहब्बतें और अपनी ज़िंदगी के तमाम कीमती लम्हात देकर भी तुम्हें हवस परस्ती से बाज नहीं रख सकती। अब एक आखिरी रास्ता जबर का रह गया है। वो औरत अगर तुम्हें जबर से और माकूल पाबंदियों से इंसान बना सके तो यह उसका बहुत बड़ा कारनामा होगा। तुम उसकी हमायत कर रही हो, मुझे मजबूरी और बेबसी के गर्दाब में छोड़ रही हो। वो बोली, सोनिया ने कभी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब भी उस औरत की किसी हरकत से दुश्मनी की बू आए तो मुझे आवाज़ देना। मैं उसे तुम्हारे दिमाग से तो क्या दुनिया से निकाल दूंगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती और ताउन की ज़रूरत नहीं है। मैं फरहाद हूँ। मैंने तनहा बड़े बड़े मार के सर किए हैं। अगर तुम मुझे एक औरत के शिकंजे में देखकर मुतमईन हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। ऐसे जज्बाती फैसले करोगे तो अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते जाओगे। मुझे समझने की कोशिश करो। वो कुछ और भी कह रही थी, मैं उसके दिमाग से चलाया। सोनिया से नाराज़ होने या उसे ताल्लुक ख़त्म करने का मतलब ये था कि फ्रांस की ज़मीन मेरे लिए तंग हो जाएगी। पेरिस में कदम कदम पर पहरा होगा ताकि मैं जीना को अंडरग्राउंड कैद खाने से निकाल कर ना ले जा सकूं। अब सोनिया की पहली कोशिश यही होगी कि मैं पेरिस से बाहर ना जा सकूं, उसकी नज़रों में रहा करूं। और मैंने पहला कदम यह उठाने का फैसला किया कि उसकी नज़रों से फ़ौरन गुम हो जाऊं। मैं बाथरूम से बाहर आया, अलमारी से एक लिबास निकालकर जल्दी से पहना, एक बैग में आर्जी मेकअप का सामान और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी। उसी वक्त तो फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने सर घुमाकर फ़ोन की तरफ देखा, फिर सोनिया के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो रिसीवर कान से लगाए हुए थी। मुझे महसूस करती ही रिसीवर रखकर बोली, फरहाद, मैं तुम्हें समझाने के लिए फ़ोन कर रही थी कि कोई गलत कदम ना उठाना, कॉटेज ना छोड़ना, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, सोनिया, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने 10 मिनट के बाद फ़ोन किया है। इन 10 मिनटों में तुम यहाँ की पुलिस, फौज और सुराग रसानों के जरिए मेरे आसपास जाल फैलाने के इंतजाम कर चुकी हो। मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए जा रहा हूँ। मैंने राब्ता ख़त्म किया, बैग उठाकर शाने से लटकाया, फिर तेज़ी से जीने पर चढ़ता हुआ छत पर पहुँच गया। एक दरख्त की शाखें दूर तक फैली हुई थीं। मैं छत से छलांग लगाकर एक शाख को पकड़ने में कामयाब हो गया। मैंने वहाँ की मुख्तलिफ शाखों पर से गुजरते हुए देखा। मेरी निगरानी करने वाले कुछ सफ़ेद पोश जासूस दौड़ते हुए मेरे कॉटेज की बाउंड्री में दाखिल हो रहे थे। यकीनन सोनिया ने ट्रांसमीटर के जरिए उन्हें बताया होगा कि मैं कॉटेज से जा रहा हूँ, इसलिए कॉटेज के सिर्फ चारों तरफ ही नहीं बल्कि छत पर भी नज़र रखी जाए। शायद वो लोग छत पर चढ़ने जा रहे थे। मैं उस दरख्त के जरिए दूसरे कॉटेज की बाउंड्री में पहुंच गया। वहां से उस कॉटेज के पीछे दौड़ता हुआ अहाते की दीवार को फलांगकर तीसरे कॉटेज के अहाते में आ गया। फिर मैं सिमत बदलकर पिछले की तार के एक ऐसे कॉटेज में आया जहां एक बूढ़ा रहता था। मैंने वहां पहुंचते ही टेलीफोन के तार को काटा, फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी। चंद सेकंड के बाद बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि अंदर आ सकता हूँ। वो एक तरफ हट गया। मैंने अंदर आकर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, कुछ गलत किस्म के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, मेरे साथ आओ। मैंने उसका बाजू पकड़ा। वो बोला, मैं फौज का रिटायर्ड अफसर हूँ, अभी फ़ोन करके पुलिस को तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे एक कमरे में लाकर कुर्सी पर बिठाया, फिर रस्सियों से बांध दिया। उसके ख्यालात पढ़कर अलमारी के एक दराज से कार की चाबी ली, उस कमरे को बाहर से बंद किया, फिर दूसरे कमरे में आकर आईने के सामने अपने चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करने लगा। चूंकि रेडीमेड मेकअप था इसलिए 15 मिनट में फारिग हो गया। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन ही बूढ़े के पास पहुंचकर रस्सियों को खोलते हुए पूछा, इस वक्त यहाँ कौन आता है? वो गुस्से से बोला, तुम्हारा बाप आता है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए भेज दिया। उसने बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला। बाहर 2 अफराद खड़े हुए थे। एक ने कहा, आपको जहमत देने की माजरत चाहते हैं, बात यह है कि। बूढ़े ने बात कट कर कहा, मैं रिटायर्ड फौजी मेजर हूं और फौजियों को बुढ़ापे में जहमत नहीं होती। मुझसे रस्मी बातें ना करो, आने का मकसद बयान करो। दूसरे शख्स ने कहा, कॉटेज नंबर 7 में मिस्टर ब्रायन वुल्फ रहते हैं, हमें उनकी तलाश है। बूढ़े ने पूछा, क्या एक मेजर के घर की तलाशी लेने आए हो? वो आजिज़ी से बोला, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते, सिर्फ ये पूछने आए हैं कि आपने मिस्टर वुल्फ को देखा है? मुझे अफसोस है, वो मेरे करीब ही एक कॉटेज में रहता है और मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। शुक्रिया जनाब, हम जाते हैं, आप आराम फरमाएं। वो दोनों चले गए। बूढ़े मेजर ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैं तलाश करने वालों में से 2 की आवाज़ें सुन चुका था। वह सोनिया की तरफ से मुकर्रर किए हुए जासूस थे, योगा के माहिर हो सकते थे। सोनिया मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले की निगरानी के लिए हसास दिमाग रखने वालों को ही मुकर्रर कर सकती थी, इसलिए मैं उनमें से किसी के दिमाग में नहीं गया। बूढ़े को दोबारा रस्सियों से बांधकर एक खिड़की के पास आया, पर्दे को हटाकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। कुछ राहगीर दिखाई दिए, एक आध गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। मैं मुतमईन होकर बाहर आ गया। कार का दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करके उस कॉटेज से दूर होता चला गया। मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं था। इन हालात में इत्मीनान कर लेना या कामयाबी का यकीन कर लेना गोया खुशफहमी में मुब्तला होना है। बहुत दूर जाकर मैं एक जासूस के दिमाग में पहुंचा। वो चौंक कर बोला, मिस्टर वुल्फ, क्या आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज़ मादाम से बातें करें। मैं दिमाग से निकला। इतनी देर में पता चल गया कि वो चंद जासूस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे मेरी कार को एक रास्ते से गुजरते देख रहे हैं। सोनिया जैसी मक्कार चालाक औरत से पाला पड़ा था। उसने अपने आदमियों को समझा दिया था कि आसपास के कॉटेजों में वुल्फ को ढूंढने जाऊं तो वहां की गाड़ियों में
डिटेक्टिव आला लगा दिया करो, फिर जिस कॉटेज से जो भी गाड़ी निकले उसमें वुल्फ जरूर होगा। उन्होंने सोनिया की हदायत पर अमल किया था। बूढ़े मेजर की गाड़ी में डिटेक्टिव आला लगा दिया था और अब मैं पकड़ा जाने वाला था। मैंने फौरन वो गाड़ी रोकी, उससे बाहर निकलकर एक टैक्सी रोकी, फिर पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर से उस इलाके की तरफ जाने को कहा जहां सोनिया की रहाइश थी। लोहा लोहे को काटता है, उस मक्कार के साथ मक्काराना चालें ही चली जा सकती थी। वो लाख ज़हीन से ही यह कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं उसकी रहायशगाह की तरफ आऊँगा। मुझे ऐसी चाल चलते वक्त ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि सोनिया से वास्ता था। उसे जिस काम की तवक्को नहीं की जाती वो वही कर दिखाती है। मैंने उस इलाके के एक होटल के सामने टैक्सी से उतरकर किराया अदा किया। जब वो टैक्सी चली गई तो मैं फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मैं वहां जिस होटल में काम करता वहां के रजिस्टर में मेरा फर्जी नाम होता, लेकिन होटल में आने का वक्त देखकर जासूस शुबा कर सकते थे। अपने इत्मीनान के लिए मुझे चेक करने आ सकते थे और मैं आर्जी मेकअप में किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मैं फुटपाथ पर आराम से चलता रहा। बेशुमार मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े फुटपाथ पर चल रहे थे। मैं इस भीड़ में पहचाना नहीं जा सकता था। ऐसे वक्त मुझे भूख लग रही थी। मैंने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। खाना इसलिए भी जरूरी था कि मैं कहीं बैठकर ख्याल ख्वानी कर सकता था, जीना की खैरियत मालूम कर सकता था। वैसे अंडरग्राउंड कैद खाने में रहने वाली की क्या खैरियत होगी? वहां अच्छे से अच्छा खाने और पहनने को मिलेगा, तब भी वो मेरे लिए तड़प रही होगी। मैंने चलते चलते उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वह सलाखों के पीछे एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, जीना, परेशान न होना, मैं वुल्फ हूं, तुम्हें यहां से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। वह निढाल सी थी, बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरी जान, मेरे वुल्फ, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं, तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए खतरा मोल ना लेना। ये लोग कह रहे थे कि तुम्हें भी पकड़कर कैद करने वाले हैं। मेरी फिक्र ना करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। एक स्नैक बार के काउंटर के पास आकर ऊंचे से स्टूल पर बैठ गया। कुछ खाने पीने का ऑर्डर देकर ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर डॉक्टर शेफर्ड के पास पहुंच गया। चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगा। डॉक्टर शेफर्ड प्लास्टिक सर्जरी का माहिर था। मेरा बहुत ही पुराना राजदार और खिदमतगार था। मैं आधी रात को भी उसके पास पहुंचता तो वो नींद को रुखसत करके मेरे चेहरे पर तब्दीलियां ले आता। लेकिन अब वो मुझे ब्रायन वुल्फ की हैसियत से नहीं पहचानता था और फरहाद उसकी नज़रों में मर चुका था। उसके ख्यालात पढ़ने के दौरान पता चला कि सोनिया आंधी तूफान की तरह मेरी नाकाबंदी कर रही है। उसने इस पहलू को भी नज़र में रखा था कि मैं चेहरा बदलने के लिए डॉक्टर शेफर्ड के पास आ सकता हूँ। उसने शेफर्ड से कहा था, डॉक्टर, मैं सोनिया बोल रही हूँ, मेरी बातें तवज्जो से सुनो और उस पर अमल करो। बाबा साहब के दायरे का एक शख्स ब्रायन वुल्फ मरहूम फरहाद का हमशक्ल है और टेलीपैथी जानता है। अगर वह तुम्हारे पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए तो उससे कहना पहले सोनिया से फ़ोन पर बातें करे। वह तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर अपना चेहरा तब्दील करा सकता है, इसलिए तुम्हारे सर्जरी रूम में पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। मुझे उम्मीद है तुम कानून के मुहाफिजों से ताउन करोगे। सोनिया की फ़ोन वाली गुफ्तगू के मुताबिक पुलिस वाले आ गए थे और उसके सर्जरी रूम में बैठे हुए थे। वो बड़ी जहानत से मेरे फरार होने के तमाम रास्ते मसदूद कर रही थी और यह भी समझ रही होगी कि मुझसे पाला पड़ा है। मैं उसके तमाम दाव पेच के तोड़ जानता हूँ। मैंने डॉक्टर शेफर्ड को मुखातिब नहीं किया। खामोशी से मालूम करने लगा कि इस शहर में प्लास्टिक सर्जरी के जो दूसरे माहिरीन हैं उनके नाम, पते और फ़ोन नंबर क्या हैं। मुझे कैसे डॉक्टर का नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम हुआ जो शहर में एक अस्पताल कायम करने का मंसूबा बना रहा था और मंसूबे की तकमील तक अपनी पब्लिसिटी करना नहीं चाहता था। उसने अब तक सिर्फ डॉक्टर शेफर्ड से मुलाकात की थी। मैंने स्नैक बार में भूख मिटाने के बाद उस डॉक्टर को फ़ोन किया। राब्ता कायम होने पर एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वह पूछ रहा था, हेलो, कौन हो, किससे बात करना चाहते हो? मैं रिसीवर रखकर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो मेरे मतलूबा डॉक्टर मर्फी का सेक्रेटरी था। गुस्से से रिसीवर रखते हुए कह रहा था, पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा था। मैंने उस उल्लू के पट्टे को डॉक्टर मर्फी के मुतालिक सोचने पर मजबूर किया। उसकी सोच ने बताया कि डॉक्टर मुजरिमाना जिंदगी गुजारता है। उसकी रिहाइशगाह के तय खाने में प्लास्टिक सर्जरी का तमाम सामान रहता है। ऐसे मुजरिम जो कानून की नज़रों से खुद को छुपाना चाहते हैं या जेल से फरार होकर आए हों, वो डॉक्टर मर्फी को भारी मुआवजा अदा करके अपने चेहरे तब्दील कराते थे। वो ऐसी मुजरिमाना जिंदगी बरसों से गुजार रहा था। मैंने सेक्रेटरी के जरिए उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। ये जानना ज़रूरी था कि उसके तय खाने में कैसे आलात और मशीनें हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके करीब रहकर सर्जरी के कितने मराहिल से गुजरना होगा। पता चला कि वो 15 बरस से सर्जरी करता रहे। डॉक्टर शेफर्ड की तरह चेहरे के 2-4 हिस्सों में मामूली सी तब्दीली करके सूरत बदल देता है। बड़ी महारत से 2-4 घंटों में सर्जरी का काम निपटा देता था। मैं तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद उसकी रिहाइशगाह में पहुंच गया। वो अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ रहता था। गेट पर और कोठी के दरवाजे पर 4 गुंडे मौजूद रहा करते थे। मैं कोठी के पिछले हिस्से से अंदर आया। सेक्रेटरी ड्राइंग रूम में था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर सोफे पर लिटा दिया, फिर 2 मिनट के अंदर ही उसे नींद की आगोश में पहुंचा दिया। डॉक्टर मर्फी लंच के बाद बेडरूम में आराम कर रहा था। मुझे देखते ही परेशान होकर बोला, कौन हो तुम? मेरे घर में और मेरे कमरे में बगैर इजाज़त क्यों आए हो? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे घर में कोई शरीफ आदमी नहीं आता। ऐसे लोग आते हैं जो इजाज़त हासिल करने के मोहताज नहीं होते। क्या तुम कोई वारदात करके आ रहे हो? हाँ।
अगर तुमने फौरन सर्जरी नहीं की तो इसी कमरे में दूसरी वारदात करूंगा। कम ऑन, सर्जरी रूम में चलो। वो बोला, इस कोठी में कोई सर्जरी रूम नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा चेहरा तब्दील करूंगा। मुआवजा क्या दोगे? जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम खाली हाथ नजर आ रहे हो, मैं उधार का धंधा नहीं करता। पहले रकम अदा करो। कितनी रकम चाहिए? $50,000 अभी और इसी वक्त। मैंने उसका गिरबान पकड़कर एक सोफे पर बैठाया। उस सोफे के साथ उसके हाथ पांव बांधे, उसके मुंह को भी कपड़ा ठूंस कर बंद किया। वो सहमा हुआ कह रहा था, ये क्या कर रहे हो? रकम नहीं है ना सही, मैं मुफ्त में तुम्हारा काम करूंगा। डॉक्टर, मैं तुम्हारे एहसान नहीं लूंगा। अभी 15 मिनट में तुम्हें $50,000 देकर अपना काम कराऊंगा। मैंने टेलीफोन के रिसीवर को क्रैडल से अलग कर दिया। ड्राइंग रूम में आकर वहां के टेलीफोन का भी रिसीवर हटा दिया। डॉक्टर मर्फी की सोच मेरी रहनुमाई कर रही थी। उसके मुताबिक मैं चोर दरवाजे से तहखाने में आया। वहां सर्जरी के जदीद आलात और मशीनें थीं। उनके अलावा कुछ खुफिया इंतजाम थे। जो मुजरिम डॉक्टर मर्फी को मौत की धमकी देकर जबरन अपना काम कराने आते, वो खुद वहां आकर फंस जाते या मारे जाते। उन्हें मारने के लिए खुफिया शॉट गन्नें दीवारों पर आवेजा तस्वीरों के पीछे थीं। जो शख्स सर्जरी के लिए इजी चेयर पर आकर बैठता, खुदकार हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ जाता। मैंने वहां के तमाम खुदकार सिस्टम्स नाकारा कर दिए। डॉक्टर की सोच ने बताया कि इस कमरे में भी चोर दरवाजा है। मैं उस दरवाजे से गुजरकर तहखाने के दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां जदीद हथियारों के अलावा एक बड़ी सियाहनी तिजोरी थी। डॉक्टर की सोच ने तिजोरी खोलने का तरीका बताया। मैंने उसे खोलकर देखा। कीमती हीरे जवाहरात के अलावा बड़े नोटों की गड्डियां तरतीब से रखी हुई थी। मैंने $50,000 निकालकर तिजोरी बंद कर दी। तहखाने से ऊपर रिहाइशगाह में आया। फिर डॉक्टर के कमरे में पहुंचकर उसके सामने गड्डियां फेंकते हुए कहा, मैं तुम्हें खोल रहा हूं, रकम गिन लो, पूरे 50,000 हैं। मैंने उसके हाथ पांव की रस्सियां खोल दी, मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। वह हैरानी से बोला, तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कहां से ले आए? तुम अपना मुआवजा लो और फजूल सवालात में वक्त ज़ाया ना करो। उसने रकम गिनने के बाद कहा, बेशक तुमने काम से पहले मुआवजा अदा किया है। अब मैं अपना काम दिखाऊंगा, मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चलते हुए कमरे में आया। वहां जो चोर दरवाजा था उसे मैं इस्तेमाल कर चुका था। वो सोच रहा था कि मुझे तहखाने में ले जाकर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ लेगा, फिर मुझसे उगलवाएगा कि मैं कौन हूं और कैसे जुराइम करता रहता हूं। वो मेरी ये बातें वीडियो फिल्म और ऑडियो टेप में रिकॉर्ड करेगा ताकि चेहरा बदलने के बाद मुझे ब्लैकमेल कर सके। वो अपने पास आने वाले मुजरिमों का चेहरा बदलने के दौरान उनकी ऐसी वीडियो फिल्में तैयार किया करता था। उसने मुझे तहखाने में लाकर कहा, उससे ईजी चेयर पर बैठ जाओ। मैं बड़ी फर्मा बरदारी से बैठ गया। उसने ईजी चेयर के एक खुफिया बटन को दबाया, जिसके नतीजे में खुदकार हथकड़ियां और बेड़ियां मुझे जकड़ने वाली थी, लेकिन ऐसी कोई बात न हुई। डॉक्टर परेशान होकर बार बार बटन दबाने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? मुझे ब्लैकमेल करने का सामान नहीं हो रहा? वो दौड़ता हुआ स्विच बोर्ड के पास गया, फिर एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। हर बटन को दबाते ही दीवार की तस्वीरें ऊपर उठ जाती। उनके पीछे से शॉट गन्नें निकल आती थी, लेकिन ठाएं ठाएं की फायरिंग की आवाज़ नहीं निकल रही थी। खट खट की आवाज़ होकर खामोशी छा गई। मैंने कहा, डॉक्टर, मैंने तमाम गन्नों के मैगजीन खाली कर दिए, कोई और हरबा आजमाओ। वहां और कोई हरबा नहीं था। दूसरे कमरे में हथियार और कारतूस वगैरह थे, लेकिन वो मेरे सामने चोर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। मुझे वो रास्ता बताकर अपनी तिजोरी तक नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने कहा, डॉक्टर, अभी तक मैंने जवाबी हमला नहीं किया है। कोई हसरत रह गई हो तो उसे भी जल्दी पूरी करो और सर्जरी शुरू करो। मेरे पास वक्त नहीं है। वो बोला, तुम कौन हो? तुमने ये तमाम हरबे कैसे बेकार कर दिए? मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जब तक जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो फिर मेरे हमले को बर्दाश्त करो। मैंने उसके दिमाग को झटका सा दिया। वो चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ एक मशीन से टकराया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर तक इसी तरह पड़ा रहा, सर के अंदर होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा। मैंने कहा, यह एक मामूली सा हमला था। दूसरे हमले में तुम सर के बाल नोचने और कपड़े फाड़ने लगोगे। मैंने उसे उछलकर खड़े होने पर मजबूर किया। वह हैरानी से बोला, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? हाँ, यह टेलीपैथी का मुजाहरा इसलिए किया है कि तुम सर्जरी के दौरान मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सको, और ये याद रखो कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद रहूंगा और तुम्हारे मुखालफाना ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो एकदम से नरम पड़ गया। मुझे पहले ही बताया होता कि दिमाग में घुस आए हो। अब समझा कि तुमने मेरे तमाम हरबे। मैंने बात काट कर कहा, वक्त ज़ाया ना करो, काम शुरू कर दो। वो शुरू हो गया। मुझे सर्जरी के मराहल से गुजारने लगा। मैं पूरी तरह मोहतात था। उसके दिमाग में कोई भी मनफी ख्याल पैदा होता तो मैं टोक देता। इस तरह उसे यकीन हो जाता कि मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इन हालात में दोस्ताना रवैया कायम रखने के सिवा कोई चारा ना था। वो मुसलसल 2 घंटे तक बड़ी शराफत और लगन से काम करता रहा, और मैं 3 अतराफ में रखे हुए आईनों में खुद को तब्दील होते देखता रहा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक एक खूबरू शख्स का चेहरा बना रहा था। उसने 3 घंटे के अंदर सर्जरी का काम मुकम्मल कर लिया। मैंने आईनों के दरमियान खुद को हर जाविये से देखा, फिर कहा, तुमने बड़ी महारत का सबूत दिया है। लगे हाथों मेरी 10 उंगलियों के निशानात भी बदल दो। उसने कहा, बाज़ डॉक्टरों के पास उंगलियों के मसनूई निशानात की झिल्लियाँ होती हैं, वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास वो झिल्लियाँ हैं, तुम्हारी तिजोरी में रखी हुई हैं। तो मेरे सामने चोर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से उसे खोल देता हूँ। मैंने उसे चोर दरवाजे की तरफ घुमा दिया। वो चलता हुआ वहां गया। एक खुफिया टेक्निक के जरिए उसे खोला। उस दरवाजे में से गुजरकर दूसरे कमरे में गया।
अपनी तिजोरी खोली, उसके अंदर से उंगलियों के निशानात का एक पैकेट उठाया, फिर तिजोरी बंद करके मेरे पास आ गया। इसके बाद निहायत फर्माबरदारी से मेरी उंगलियों पर वो झिल्लियाँ चढ़ाने लगा। ये काम भी 1 घंटे में मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि इस नए चेहरे के बावजूद कोई पहचाने, और तुम पहचानते हो। पुलिस वाले तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच सकती हैं। उसने कहा, आज तक कानून के मुहाफिजों को इस अंडरग्राउंड सर्जरी रूम का पता नहीं चला। वो मेरा मुहासबा करने नहीं आएंगे, और मैं उन्हें तुम्हारे मुताल्लिक कुछ बताने की हमाकत करूंगा तो ये भी बताना होगा कि सर्जरी कहाँ की गई। इस तरह इस तहखाने का राज खुल जाएगा। वो मुझे राजदारी का यकीन दिलाता हुआ तहखाने से बाहर आया। ये बात यकीनी थी कि वो मेरे मुताल्लिक किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सोनिया किसी वक्त भी उसकी गर्दन दबोचने आ सकती थी। मैंने उसे बिस्तर पर लेटने को कहा। वो मेरे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। वो लेट गया। मैंने इत्मीनान से उस पर तनवीमी अमल किया। उसे अपना मामूल बनाकर हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद ये भूल जाएगा कि आज को इसके पास सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील कराने आया था। ये बात उसके दिमाग में नक्श करने के बाद मैंने उसे तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। ड्राइंग रूम में सेक्रेटरी को 6 घंटे के लिए सुलाया। वो 6 घंटे पूरे होने वाले थे। उससे पहले ही मैं वहां से निकल आना चाहता था, लेकिन मैं बाहर जाते जाते रुक गया। मुझे अपने दिमाग में उसकी मस्ती भरी हाय सुनाई दी। फिर वो बोली, मेरे जिस्म जान के मालिक, मुझे क्यों भूल जाते हो? मैंने परेशान होकर कहा कि ऐसी बातें करने के लिए यही जगह रह गई है। ये सेक्रेटरी बेदार होने वाला है। मैं थोड़ी देर पहले इसके दिमाग में जाकर नींद का वक्त बढ़ा चुकी हूँ, इसकी फिक्र न करो। मैंने पूछा, मुझे यहाँ रोकने का कोई मकसद है? हाँ, मैं तुम्हें अपनी एक कमजोरी बताना चाहती हूँ। जल्दी बताओ। मैं हीरे जवाहरात की दीवानी हूँ। मेरे पास दुनिया के अनमोल हीरे मोती हैं। ऐसे नायाब जवाहरात हैं जिन्हें देखने वाले आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। अपनी एक कमजोरी बताने का मकसद क्या है? तुम भूल रहे हो, डॉक्टर मर्फी की तिजोरी में 2 नायाब हीरे हैं। क्या तुम मुझे मोहब्बत का तोहफा नहीं दोगे? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, नफरत है। क्या मेरे साथ 6 घंटे नफरत से गुजारे थे? क्या दुश्मनी से मुझे गले लगाते रहे थे? मैंने उन 6 घंटों में तुम्हारे दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया था ताकि तुम मजबूर होकर मुझे पसंद ना करो। तुमने पूरी हाजिर दिमागी से मेरे हुस्न और जमाल को देखा, पसंद किया, मुझे गले लगाया। फिर इनकार क्यों है? इसलिए कि तुम मुझे महकूम बना रही हो। अगर ऐसा ना करूं तो एक दिन मुझसे दिल भर जाएगा। मुझे ठुकरा कर किसी और परी जमाल के पास चले जाओगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपना बनाकर रखूंगा, जैसे आज तक सोनिया, रसवंती, आला बीबी और पोमी वगैरह को अपना बनाते आ रहे हो। आइंदा जीना को भी आखिरी सांस तक अपना बनाए रखोगे। मुझे भी इस तवील फहरिस्त में शामिल करोगे और दावे करोगे कि जुबान के धनी हो। जिसे चाहते हो उसे हवस की तिजोरी में बंद कर लेते हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? शायद मैं पीछा छोड़ देती, लेकिन तुम मुझे सरतापा कबूल कर चुके हो। मुझ में शराफत, शर्म और हया है। अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और मर्द का तस्वुर भी नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैंने दोबारा तहखाने में जाते हुए कहा, तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया, मगर यह चंद दिनों की बात है। इसके बाद बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। असल बात गालिब आने की है। मर्द हमेशा अपनी औरतों पर गालिब आता है, इसलिए अपनी मनमानी करता है। आज मैं गालिब आई हूँ, इसलिए अपने जायज़ हकूक के लिए मनमानी कर रही हूँ। जब पछताने का वक्त आएगा तो पछता लूंगी। तुम अभी तो ना पछताओ। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रही हूँ। अगर करना चाहती तो तुम यह चेहरा तब्दील करने का मौका न देती। सोनिया को किसी वक्त भी तुम्हारे पास पहुंचा सकती हूँ। तुम जीना को जिस अंदाज से रिहाई दिलाने का मंसूबा बना चुके हो उससे मैं वाकिफ हूँ। तुम्हें इस मंसूबे पर अमल करने से रोक सकती हूँ। इंसाफ से कहो, मैंने कब और कहाँ तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा की है? वाकई उसने मुझे आज़ाद छोड़ा हुआ था। मेरे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करती थी। जीना को इसलिए दूर कर दिया था कि अपने सिवा किसी को मेरे करीब देखना गवारा नहीं करती थी। इस तरह वो अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। इस नुक्ते नज़र से वो हक बजानिब थी। मैंने तिजोरी खोलकर पूछा, कौन सा हीरा चाहती हो? उसने 2 नायाब हीरों की निशानदेही की। मैंने उन्हें उठाकर जेब में रख लिया। दौलत जितनी मिले कम लगती है। मैं वो तमाम दौलत समेट कर ले जा सकता था, लेकिन कहाँ ले जाकर रखता? सारी दुनिया की तिजोरियाँ मेरी तिजोरियाँ थीं। मैं जब चाहता, जहाँ से चाहता माल निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला सकता था। वो बोली, तुम दुरुस्त तो सोच रहे हो। मैं भी सोना चांदी और नकद रकम नहीं रखती। अगर रखना चाहूँ तो दुनिया की तमाम तिजोरियाँ कम पड़ेंगी, मगर क्या करूँ, औरत हूँ ना। अपने बदन पर हीरे जवाहरात सजाने का शौक है, इसलिए सिर्फ अनमोल और नायाब हीरे मोती जमा करती हूँ। मैं डॉक्टर मर्फी की रिहाइशगाह से निकल आया। अब अपनी रिहाइशगाह का इंतजाम करना था। सोनिया ने मुझे ढूंढ निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तमाम होटलों और हॉस्टलों में और पेइंग गेस्ट रखने वाले मकानों में सख्ती से चेकिंग हो रही होगी कि आज दिन के 12 बजे के बाद से कितने मुसाफिर या नवारिद कितने होटलों और हॉस्टलों वगैरह में रहने आए हैं। और जब तक मेरा सुराग नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये चेकिंग जारी रहेगी। वह बोली, ये तुम्हारी सोनिया सेब है। हज़ारों मील दूर रहकर भी हवास पर छाई रहती है। क्या वो पेरिस में है? कहीं भी हो, उसके लिए फासले की कोई अहमियत नहीं है। दूरमार रॉकेट और मिसाइल एक तवील फासले तक जाती हैं। उनका फासला महदूद होता है। सोनिया तो ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मार करती है। ये रात कहाँ गुजारोगे? मैंने कहा, सोनिया शेर है, मैं सवा शेर हूँ। उसके सोचने और फैसला करने के अंदाज को खूब समझता हूँ। वो जानती है कि तुम मेरे दिमाग में रहती हो और मुझे किसी औरत के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं देती हो।
इसलिए तनहा रहने वाली औरतों को पुलिस वाले चेक नहीं करेंगे। यानी इस बहाने तुम किसी हसीना के साथ रात गुजारना चाहते हो। मेरी नियत वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। हालात को समझो, सोनिया को इसी तरह धोखा दिया जा सकता है। मौजूदा हालात में तुम्हारी ये बात मुनासिब है, लेकिन जल्दी कहीं ठिकाना बनाओ। मैंने कल से अब तक सिर्फ 2 घंटे की नींद पूरी की है। मैं 24 घंटों में 7 घंटे सोने की आदी हूँ। तो फिर तुम्हें सोना चाहिए। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। जागने के बाद फिर मेरे पास चली आना बड़ी मुश्किल है। तुम्हारी फिक्र में सोने को जी नहीं चाहेगा। यही अंदेशा रहेगा कि तुम गिरफ्तार हो जाओगे। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मैं अभी किसी रेस्तोरां में रात का खाना खाऊंगा, फिर अपना ठिकाना बनाऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। खाने के बाद तुम्हारी खैरियत मालूम करने आऊंगी, फिर सोने के लिए जाऊंगी। वो शायद चली गई। मैंने आवाज़ दी तो जवाब नहीं मिला। हो सकता है वो खामोश रहकर अपनी गैर मौजूदगी का यकीन दिला रही हो। मैं ऐसी हरकतों के खिलाफ कर भी क्या सकता था। उसे अपने दिमाग का बोझ समझ रहा था, मगर ये बोझ उतार नहीं सकता था। उसे नज़रअंदाज करके अपनी मौजूदा हालात पर तवज्जो दे सकता था। मैं एक टैक्सी में बैठकर मुख्तलिफ नाइट क्लबों के सामने से गुजरता रहा। फिर एक नाइट क्लब का इंतखाब करके टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। ऐसे क्लबों में ऊंचे म्यार की औरतें मिलती हैं। रात गुजारने के लिए उनके पास अपने ज़ाती फ्लैट्स या कॉटेज होती हैं। वो मालदार असामी को अपने साथ ले जाती हैं और सुबह तक 5 से 10 हज़ार डॉलर तक निचोड़ लेती हैं। मैं एक क्लब के बड़े हॉल में दाखिल हुआ। एक जानिब शराब का काउंटर था, दूसरी तरफ एक स्टेज पर रक्स हो रहा था। मेज़ों की तरफ करोड़पति और अरबपति रईस अपनी पसंद की हसीनाओं के साथ बैठे हुए थे। चंद हसीन औरतें काउंटर के पास खड़ी हुई थीं। वो किसी मोटे मुर्गे के इंतजार में थीं। उन्होंने मुझे देखा, लेकिन इस्तकबाल के लिए कोई ना आई। उनमें से कोई मुझे घास डालना नहीं चाहती थी, बल्कि मुझे घास खाने वाले जानवरों से भी गया गुजरा समझ रही थी। इसकी वजह समझ में आ गई। मैं एक मामूली लिबास में था। चेहरा बदलने के बाद लिबास नहीं बदला था, इसलिए ऊंची शख्सियत और हैसियत का आदमी नजर नहीं आ रहा था। जबकि ऐसे क्लबों में हैसियत को ही देखा जाता है, आदमी की कोई कदर नहीं होती। मैं एक मेज़ के पास आकर बैठ गया। एक लड़की ने आकर मेन्यू पेश किया। मैंने मेन्यू पढ़कर खाने का ऑर्डर नोट कराया। जब वो ऑर्डर की तामील के लिए जाने लगी तो मैंने कहा, सुनो, यहाँ तुम्हारी ड्यूटी कब तक है? वो बोली, ड्यूटी की कोई बात नहीं है, मैं छुट्टी ले सकती हूँ, लेकिन नहीं लूँगी। क्यों नहीं लोगी? क्या मैं कुछ नामाकूल सा लग रहा हूँ? वो हंसते हुए बोली, ये तो आईना ही कह सकता है, मैं नहीं कह सकती। वो चली गई। मैं मेज़ पर तन्हा अजीब सा लग रहा था, जबकि चारों तरफ जोड़े जोड़े बैठे हुए थे। किसी हसीना को अपने पास बुलाकर बिठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोई भी ख्याल ख्वानी के पुलिस रात पर चलती हुई मेरे पास आ सकती थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी। अगरचे मुंह काला करने का इरादा नहीं था, लेकिन जिसके घर में रात गुजारनी थी वो देखने सुनने में अच्छी होनी चाहिए थी। खाना आ गया। मैं खाने लगा। स्टेज पर जज्बात को भड़काने वाला रक्स हो रहा था। मुझे अपने जज्बात को भड़काने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने खाते खाते जीना के दिमाग में झांक कर देखा। उसके सामने तरह तरह के खाने रखे हुए थे। उसके सामने खड़ा हुआ अफसर पूछ रहा था, कब तक खाने से इनकार करोगी? कब तक भूखी रहोगी? वो घुराकर बोली, मैं भूखी हूँ इंतकाम की, मैं प्यासी हूँ तुम लोगों के खून की। अगर मैं हरकत में आ जाऊं तो तुम यहाँ से पैरों पर चलकर नहीं जा सकोगे, लेकिन मुझे अपने महबूब का इंतजार है। मुझे यकीन है वो मुझे यहाँ से मक्खन के बाल की तरह निकाल कर ले जाएगा। मैंने कहा, जीना, मैं आ गया हूँ। यकीनन सुबह से पहले तुम्हें रिहाई दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें खाने से इनकार नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगी। बच्चों जैसी जिद ना करो। मैं वादा करता हूँ कि सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ करूंगा। सच? वो खुश होकर बोली। फिर फौरन ही खाना शुरू कर दिया। अफसर ने हैरानी से पूछा, अभी तुम इनकार कर रही थी? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा वो आ गया है, मेरे अंदर बैठकर मुझे खिला रहा है। मैं खा रही हूँ, तुम देख देख कर चलते रहो। मैं उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। मुझे एक रस भरी आवाज़ सुनाई दी, किस लतीफ़े पर मुस्कुरा रहे हो? मैं चौंक गया। ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। मैंने सर उठाकर देखा, एक हसीना मेज़ के पास खड़ी हुई पूछ रही थी, क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठ जाओ। वो बैठते हुए बोली, मैं भी तन्हाई में गुजरी हुई मज़ेदार बातें याद करके मुस्कुराती हूँ, मगर तुम तो पब्लिक प्लेस में मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम तन्हाई पसंद हो, या कोई हसीना लिफ्ट नहीं दे रही है? क्या तुम रहम खाकर आई हो? नहीं, मेरा दिल कुछ अजीब सा है। जिसे दुनिया नहीं पूछती, मैं उसे गले लगाने में अजब तरह की खुशी महसूस करती हूँ। मैंने गुजरे हुए वक्त का हिसाब किया। वो मेरे दिमाग से गई थी उसके 1 घंटे बाद ये आई थी। एक बाजारी औरत बनकर आने में उसे 1 घंटा लगा था। मैंने नागवारी से कहा, तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकोगी। आखिर इस किस्म के ड्रामे क्यों कर रही हो? वह शदीद हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझी। अभी समझा दूंगा। अपने लिए कुछ खाने पीने का ऑर्डर दो। मैं खा चुकी हूँ और खाने के बाद पीती नहीं हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। मैं उसे जो समझ रहा था वो नहीं थी। इसका ताल्लुक क्लब से था और वो मुझे ग्राहक समझ कर आई थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ उभरी, तुम अभी तक खा रहे हो? मैं खाने से फारिग हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो फिर सो जाओ। ये तुम्हारे सामने कौन बैठी है? इसी क्लब से ताल्लुक है, मैं इसके साथ जाने के मुतालिक सोच रहा हूँ। सोच समझ कर जाओ। मैं अपने दिमाग को हदायत दूंगी कि 4 घंटे बाद मेरी आंख खुल जाए, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी। 4 घंटे क्यों? तुम्हें सुबह तक आराम से सोना चाहिए। मेरी फिक्र ना करो। तुम्हारे कहने से फिक्र दूर नहीं होगी। मैं 4 घंटे बाद आऊँगी।
फिर मुतमईन होकर दोबारा दिमाग को हदायत देकर सो जाऊंगी। अच्छा, शबा खैर। मेरे दिमाग में आने वाली उस वक्त आई थी जब मैं सामने वाली हसीना के दिमाग को पढ़ रहा था। इससे साबित हो गया कि मेरे पास बैठी हुई हसीना फ्रॉड नहीं थी। वो उठकर जाने लगी। मैंने हाथ पकड़कर कहा, सॉरी, मैं कुछ उल्टी सीधी बातें कह गया हूँ। दरअसल एक औरत मुझसे फ्रॉड कर रही है, मैं समझा तुम वही हो। फिर कैसे समझ लिया कि मैं वो नहीं हूं? मैंने बात बनाते हुए कहा। तुम्हारे साथ को देखकर यकीन हो गया। उस भेस बदलने वाली फ्रॉड औरत के हाथ में 6 उंगलियां हैं। वो बैठ गई, फिर मेज पर झुककर बोली, मुझे तुम्हारी कहानी से दिलचस्पी नहीं है। मेरे कॉटेज में रात गुजारने वाला हर अजनबी अपनी रुदा सुनाता है और मैं उस वक्त सुनती हूँ जब रकम तय हो जाती है। 2000 के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम 2000 से ज्यादा हसीन हो। वो खुश होकर बोली, तुम हुस्न के कदरदां हो। मैं अदायगी का मामला तुम पर छोड़ती हूँ। बाय द वे, मैं तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लग रही हूँ? तुम्हारी सेहत काबिल रश्क है, जिस्म खूबसूरत है। क्या वर्जिश करती हो? फिजिकल फिटनेस के लिए हल्की सी वर्जिश करती हूँ। सुबह घर से निकलने के बाद और रात को घर जाने से पहले 4 किलोमीटर की दौड़ लगाती हूँ। मेरे इस मामूल में कभी फर्क नहीं आता। वो अपने मुतालिक बता रही थी कि खुद को हसीन और जवान रखने के लिए बराबर मेहनत करती रहती है। हम खाने के बाद डांस फ्लोर पर आए। हालांकि खाने के बाद थिरकने को जी नहीं चाहता, लेकिन डिस्को की फास्ट म्यूजिक नहीं थी। लाइट ऑर्केस्ट्रा पर हौले हौले थिरकने की बात थी। वो मेरे बाजू में आ गई। हम सरगोशियों में बातें करते हुए रक्स करने लगे। सर्दी के मौसम में एक दूसरे की आंच महसूस करने लगे। उसने पूछा, कौन सी खुशबू लगाते हो? मेरा दिल खिंचा जा रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस परफ्यूम को ब्लैक मैजिक यानी काला जादू कहती हैं। हंसते हुए बोली, मजाक ना करो, इस नाम का कोई परफ्यूम नहीं होता। तो फिर समझ लो ये मेरे जिस्म की पैदाइशी महक है। नामुमकिन, ऐसी सहरज़दा कर देने वाली पैदाइशी महक नहीं हो सकती। मैंने कहा, अपनी नाक का ऑपरेशन कराओ। मैंने एक अरसे से कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया। यह शख्स जो हमारे करीब अपने साथी के साथ रक्स कर रहा है, उसने शायद वो खुशबू लगाई है जो तुम्हारी नाक तक पहुंच रही है। ऑर्केस्ट्रा का वक्फा हुआ। हम क्लब से बाहर आ गए। उसने एक टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। हम दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो मेरे शाने पर सर रख कर बोली, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। मैंने कहा, तुमने भी मेरा नाम नहीं पूछा। मेरे घर हर रात एक नया मेहमान आता है। मैं हर एक का नाम याद नहीं रख सकती, इसलिए नाम नहीं पूछती। मैं भी इन फूलों के नामों से दिलचस्पी नहीं रखता जिन पर मंडलाता रहता हूँ। वो हंसने लगी। मैंने कहा, तुमने ड्राइवर को नहीं बताया कि कहाँ जाना है? यहाँ के टैक्सी ड्राइवर जानते हैं कि मैं हर रात क्लब से निकलकर किसी नए मेहरबान के साथ कहाँ जाती हूँ। यानी काफ़ी मशहूर हो। हाँ, जो बदनाम होते हैं क्या उनका नाम नहीं होता? हम नेक नामों से ज़्यादा मशहूर होते हैं। टैक्सी एक जगह रुक गई। मैंने बाहर निकलकर दूर तक देखते हुए कहा, यह हम कहाँ आ गए हैं? ये रिहायशी इलाका नहीं है। टैक्सी आगे चली गई। वो बोली, मेरा कॉटेज यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, सुबह घर से निकलने के बाद और रात को घर जाने से पहले मैं 4 किलोमीटर तक दौड़ लगाती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि अब यहाँ से कॉटेज तक दौड़ती हुई जाओगी? हाँ, ये अच्छी बात है। हम रात भर मेहनत के लिए फार्म में रहेंगे। तो फिर दौड़ लगाओ, मैं आराम से आ रहा हूँ। नहीं, तुम भी मेरे साथ दौड़ते हुए जाओगे। कोई ज़बरदस्ती है? अचानक उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। मुझे शाने पर रखते हुए बोली, मैं अपने ग्राहकों को इसी तरह दौड़ाती हूँ। वो दौड़ते दौड़ते थक हार कर गिर पड़ते हैं और मैं उनकी जेब खाली कर देती हूँ। मैंने उसकी बातों के दौरान दिमाग में पहुंचकर उसका रिवॉल्वर हाथ से गिराना चाहा, मगर हैरानी हुई। वह सांस रोके खड़ी हुई थी और पूछ रही थी, क्या मर्द होकर एक औरत के हाथों से मरना चाहते हो? मैंने पूछा, तुम कौन हो? मान लो तो दोस्त हूं, वरना दुश्मन। मैंने एक बारगी उछलकर फिजा में कलाबाजी खाई। उसके मुंह पर किक मारने का इरादा था, मगर वो एक तरफ हट गई। मैं फुटपाथ पर गिर पड़ा। बड़ी जबरदस्त चोट आई। फिर भी मैं उछलकर खड़ा हो गया। उसने रिवॉल्वर को परस में रखा, फिर परस को दूर फेंक कर कहा, आओ 2-2 हाथ हो जाएं। वो मेरे एक हमले से बच गई थी, दूसरे से ना बच सकी। कराटे का एक हाथ खाकर पीछे गई। बड़ी तेज तरार थी, जवाबी हमले करने लगी। हम दोनों में ठन गई थी। मैंने बड़े बड़े शाहजोरों को मार गिराया है। अगरचे उसकी भी पिटाई कर रहा था, मगर यह सोचकर शर्म आ रही थी कि एक औरत इतनी देर तक मुकाबले पर डटी हुई है। वो गिरती थी, फिर उठकर मुकाबले के लिए तन जाती थी, जैसे रबड़ की बनी हुई हो। गिरने या चोट लगने का असर नहीं होता था। वह मुझसे लड़ती रही और मुझे थकाती रही, हत्ता कि मैं शदीद सर्दी में पसीना पसीना हो गया। तब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने हमला करना चाहा। उसने हाथ पकड़कर कहा, बस करो फरहाद, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर पूछा, कौन हो तुम? वही जो तुम्हें थका थका कर पसीना निकालती और तुम्हारी बू से तुम्हें पहचान लेती है। मैंने दोनों हाथों से सर पीट लिया।